अपने चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो पहली बात तो यही करनी पड़ेगी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मूवमेंट क्या होती है। ठीक है, अब अगर मेरे को बोलो कि यहां पे बैठे बैठे तू अपने हाथ की मूवमेंट करके दिखा, हाथ की मूवमेंट लो, मैं हाथ की मूवमेंट कर रहा हूं, या आप बोलो कि अपनी मुंडी घुमा के दिखा, ये मेरे सिर की मूवमेंट हो रही है, तो ये तो है मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट में क्या है कि मैं एक जगह पे बैठे बैठे मतलब अपनी पोजीशन बिना चेंज किए भी मूवमेंट कर सकता हूं। और दूसरी तरफ अगर लोकोमोशन की बात करें तो उसके नाम में आ रहा है मोशन। मतलब क्या है, मुझे अपनी अपनी जगह से डिस्प्लेस होना पड़ेगा ना, मुझे मोशन करनी पड़ेगी, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा ना। लोकोमोशन क्या होती है, मैं अभी यहां पे बैठा हूं और अगले ही पल मैं यहां पे पहुंच चुका हूं, लोकोमोशन करके वहां से चल के आया यहां तक। ठीक है, और मूवमेंट क्या है, मैं यहां खड़े खड़े ये कर रहा हूं, तो ये मूवमेंट है। और लोकोमोशन क्या है, ये मेरी लोकोमोशन है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मसल्स के बारे में, है ना। देखो शुरू में वही किया ना, सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजुलर मूवमेंट, वो सब में बोर हो जाएंगे, वो सब मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। शुरू में बोर नहीं होना, हम मजे के साथ करेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो मसल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मसल्स के बारे में पहला पॉइंट अपना क्या बोलता है कि जो अपनी मसल्स होती हैं वो मिजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। एम फॉर मसल, एम फॉर मिजोडर्मल, यहां से भी एक हो जाएगा, मिजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो अपनी मसल्स होती हैं वो टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंटेज बनाती हैं, 40 to 50%। मतलब हमारे अंदर 40 से 50% जो वेट है, जो वजन है, वो किसकी वजह से है, वो मसल्स की वजह से है। ठीक है, और इधर हम बात कर रहे हैं मसल्स की प्रॉपर्टी के बारे में कि मसल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और क्या, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। और ये सब तो हमें चैप्टर में समझ आ ही जाएगा कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में कि मसल कितने टाइप की होती है। तो मसल अपने पास 3 टाइप की होती है, एक ये और एक ये, 3 टाइप की मसल होती है। ठीक है, तो पहली अपने पास कौन सी मसल है, स्ट्राइटेड मसल, या इन्हीं का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल, है ना। एक एक पे बात करेंगे कि इनका ये नाम क्यों पड़ा। दूसरी अपने पास मसल है विसरल मसल और स्मूथ मसल, या इन्हीं का नाम होता है क्या, नॉन स्ट्राइटेड। ये स्ट्राइटेड, ये अपने पास नॉन स्ट्राइटेड। ठीक है, तीसरी अपने पास है कार्डियक मसल। पहले बात करते हैं कि इनका ये नाम क्यों पड़ा। देखो, स्ट्राइटेड मसल मतलब सीधी सी बात है, इनके पास क्या है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइशन। अब ये स्ट्राइशन कैसी होती है, क्या होती है, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और इनका नाम स्केलेटल मसल क्यों पड़ा, क्योंकि देखो स्केलेटल सिस्टम अपना क्या होता है, हड्डियों का ढांचा, बोन्स का ढांचा। तो जहां जहां पे बॉडी में हड्डी पाई जाएंगी, जैसे हाथों में, पैरों में, वहां पे ये मसल अपनी स्ट्राइटेड मसल अपनी पाई जाएगी। ये मेनली बात है। ठीक है, और इधर विसरल और स्मूथ मसल की बात करें तो इनका विसरल नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। विसरल ऑर्गन जैसे कि अपना एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, अपना रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, इनमें ये पाई जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट बात है कि इनका नाम स्मूथ मसल क्यों पड़ा, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या है, स्ट्राइशंस, जो अपनी स्ट्राइशंस हैं वो अब्सेंट होते थे। वो इनको मैं फीचर्स को मैं आराम से कराऊंगा, बस यहां पे नाम पे ध्यान दो ना। इनमें स्ट्राइशंस जो होती हैं वो अब्सेंट होती हैं। अब स्ट्राइशंस जब अब्सेंट होंगी तो ये एकदम बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, बिल्कुल चिकनी हो जाएंगी ना, चिकनी मसल हो जाएंगी, तो इसलिए इनको स्मूथ मसल बोल गया। और तीसरी है कार्डियक मसल। इनका नाम कार्डियक क्यों है, क्योंकि ये हार्ट में पाई जाती है। हार्ट के रिलेटेड होता है कार्डियो वर्ड, है ना, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के रिलेटेड दिल में पाई जाती है। ठीक है, अब इनके फीचर्स की बात करते हैं। देखो, फीचर्स में 3 ही चीजें आएंगी। एक आएंगी अपने पास स्ट्राइशंस प्रेजेंट है या अब्सेंट, है ना, किसी भी मसल में। दूसरा अपने पास फीचर आएगा कि कोई भी मसल वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, दूसरी चीज। तीसरी चीज आएगी कि कौन सी मसल कहां प्रेजेंट होती है। तो पहली बात करने जा रहा हूं मैं, स्ट्राइशंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखो, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, सिंपल सी ट्रिक। इन दोनों को याद कर लेंगे और कार्डियक
को हम क्या करेंगे, स्ट्राइशंस के केस में ये स्ट्राइटेड के साथ डाल देंगे और वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री वाले गेम में विसरल के साथ डाल देंगे। मतलब कार्डियक को एक बार इसके साथ डाल दो, एक बार इसके साथ डाल दो, ठीक है। अब देखते हैं, देखो स्ट्राइशंस, देखो स्ट्राइटेड मसल है तो स्ट्राइशंस तो प्रेजेंट होगी ही होगी, और ये स्मूथ मसल है मतलब इसमें स्ट्राइशंस अब्सेंट है। और कार्डियक को मैंने क्या बोला था, स्ट्राइशंस के केस में इसको स्ट्राइटेड के साथ डाल दो, मतलब इसमें भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें कि ये वॉलेंट्री मसल होती है। वॉलेंट्री, देखो मैंने क्या बोला था कि बोन्स, हड्डियों में, जैसे हमारे हाथों में है, हमारे पैरों में है, हम जब चाहे अपना हाथ हिला सकते हैं, हम जब चाहे अपना पैर हिला सकते हैं, तो ये अपनी वॉलेंट्री मसल होगी। और ये अपनी इनवॉलेंट्री है, मतलब हमने कुछ खाना खाया और मैं आपको बोल दूं कि आप खाना खाओ पर उसको डाइजेस्ट मत करो, है ना, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। वो डाइजेस्टिव ट्रैक की जो मसल की मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है ना। और कार्डियक की बात करें तो मैंने क्या बोला था कि स्ट्राइशन के केस में इसके साथ डाल दो और वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री के गेम में इसके साथ डाल दो, मतलब इनवॉलेंट्री है। और वैसे भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं यार कि दिल जो अपना धड़क रहा है ना, अपना दिल जो धड़क रहा है उसको हम जब चाहे जब रोक नहीं सकते, है ना, वो तो धड़क के रहेगा ना। ऐसा नहीं है कि मैं अपना हार्ट को बीट करने से जब मैं चाहूं जब रोक दूं, ऐसा नहीं होगा, वो इनवॉलेंट्री है, अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब बात करें लोकेशन की, तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि जो अपनी मेनली मूवमेंट, लोकोमोशन मूवमेंट में जो अपनी मेनली काम आएंगी, हाथों में, पैरों में, दौड़ने भागने में, वो अपनी हो जाएंगी स्केलेटल मसल, स्ट्राइटेड मसल। और विसरल का तो हम बात कर चुके हैं कि होलो विसरल ऑर्गन्स में ये पाई जाएंगी, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और कार्डियक तो नाम से ही कवर हो रहा है कि ये हार्ट में पाई जाएंगे, ठीक है। ये इतनी बातें क्लियर है। अब देखो अपना जो ये पूरा चैप्टर है ना, वो किस पे बेस है, इस पे बेस है स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ना तो दिल की मसल काम आएंगी, ना होलो ऑर्गन्स की काम आएंगी, ये वाली अपनी काम आएंगी। तो इसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल कैसी होती है, कैसे वो काम करती है, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम अपनी मसल को देखने जा रहे हैं कि मसल कैसे दिखाई देती है, ठीक है। तो देखो मान लो ये अपनी पूरी एक मसल है, ये अपनी पूरी एक मसल है, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर हम ऐसे देखते हैं, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो वो उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये इसका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। और अगर मैं एक बात आपको बोलूं कि अगर हम इस मसल को ऐसे बीच में से कट कर दें, ऐसे बीच में से कट करके फिर उसको ऐसे उठा के देखें, ऐसे उठा के देखें, तो वो उसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और उसको कट करके ऐसे उठा के देखें तो वो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यहां पे जो दिखाऊंगा आपको मसल का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाऊंगा, वही अपने काम का है, ठीक है। तो ये मान लो मैं मसल का ट्रांसवर्स सेक्शन यहां बना देता हूं। ये एक मसल है अपनी पूरी, ये अपनी पूरी क्या है, अपनी मसल है हमारे पास, ठीक है। अब मसल के अंदर जब हम झांक कर देखते हैं तो एक मसल के अंदर हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, मसल बंडल्स मिलेंगे। एक मसल के अंदर हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, मसल बंडल्स मिलेंगे। मसल बंडल्स, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, फेसिकल्स। इन्हीं का दूसरा नाम होता है फेसिकल्स, ठीक है। अब जो ये मसल बंडल हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जुड़े हुए हैं। ये आपस में, मैंने क्या बोला, एक कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जुड़े हुए हैं। अब इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या होता है, फेशिया। नाम क्या होता है, फेशिया। देखो नाम याद करने का सिंपल सा तरीका है कि फेसिकल्स हैं तो किससे जुड़े हुए हैं, फेशिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम उसकी बात करें कि ये किससे मिलके बना है, और ये कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलके बना है, तो ये कोलेजन से बना है। ये कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन से बना हुआ है। जो फेशिया है वो किससे बना है, कोलेजन से बना हुआ है ना। यानी फेशिया के बारे में मैं एनसीईआरटी की लाइन बोलूं तो फेशिया अपना क्या
है कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ये हमने पूरी एक मसल देखी और एक मसल के अंदर बहुत सारे क्या हैं अपने पास मसल बंडल्स प्रेजेंट हैं और मसल बंडल्स आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए हैं और इस कनेक्टिव टिश्यू को हमने नाम दिया क्या, फेशिया नाम दिया। और ये फेशिया किससे बना है, कोलेजन से मिलके बना है। मतलब ये एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है। जो फेशिया अपना है वो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। अब देखो, अब जब हम इस मसल बंडल के अंदर देखते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे फाइबर मिलते हैं, बहुत सारे फाइबर मिलते हैं और इन्हीं फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं। इन्हीं फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। मसल फाइबर या इन्हीं का दूसरा नाम है मसल सेल। इस बात पे 5 स्टार लगा लो, 10 स्टार लगा लो, 50 स्टार लगा लो कि मसल सेल किसको बोला जाता है, मसल फाइबर को बोला जाता है। एक बार फिर से पैटर्न आपको पकड़ा देता हूं मैं कि मसल के अंदर मसल बंडल्स और मसल के बंडल्स के अंदर क्या है, अपने मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक मसल फाइबर में जब हम देखते हैं, इसमें जूम करके देखते हैं तो हमें बहुत सारे और भी छोटे 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 फाइबर्स मिलते हैं। बहुत सारे छोटे 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 फाइबर सब में प्रेजेंट होंगे और इन छोटे छोटों को क्या बोला जाता है, मायोफाइब्रिल्स। इनको बोला जाता है मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स। एक बार फिर से अपना पैटर्न पकड़ते हैं। मसल के अंदर मसल बंडल्स, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स और मसल फाइबर के अंदर अपना मायोफाइब्रिल्स, है ना। और एक सुपर हिट क्वेश्चन, फेसिकल्स किसका नाम है, मसल बंडल का नाम है। दूसरा सुपर हिट क्वेश्चन, मसल सेल किसका नाम है, मसल फाइबर का नाम है। तीसरा सुपर हिट क्वेश्चन, मसल बंडल्स को आपस में कौन जोड़ता है, फेशिया जोड़ता है, जो कि एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है। सारी बातें बिल्कुल ही क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब कवरिंग की बात करें। अब कवरिंग की अगर बात करें तो मसल के बाहर जोन सी कवरिंग होगी उसको हम बोल देंगे, देखो मसल क्या है, सबसे बाहर है, तो सबसे बाहर है मतलब एपी हो जाएगी। एपी मतलब सबसे बाहर, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम इसकी कवरिंग हो जाएगी। ठीक है, और अब ये मसल बंडल जो है ये अपना बीच में है तो इसकी कवरिंग क्या हो जाएगी, अपनी पेरीमाइसियम। इसकी कवरिंग हो जाएगी अपनी पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। ठीक है, और क्या है, अपने मसल फाइबर, मसल फाइबर क्या है, अपना सबसे अंदर है तो इसकी कवरिंग अपनी हो जाएगी एंडोमाइसियम। इसकी कवरिंग अपनी हो जाएगी एंडोमाइसियम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। एपीमाइसियम सबसे बाहर, फिर पेरीमाइसियम मसल बंडल के बाहर और मसल फाइबर के बाहर क्या है, अपनी एंडोमाइसियम। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब आपको एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहिए कि भाई तूने बोल दिया कि ये मसल फाइबर जो है ये एक सेल है, तो जाहिर सी बात है यार, सेल के अंदर अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, अपना साइटोप्लाज्म भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है ना। ये तो होना चाहिए ना, अगर सेल इसमें वर्ड आ गया तो सेल के पास तो ये चीजें होनी चाहिए। तो मसल सेल के पास भी ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। तो मसल फाइबर, बट यहां पे ट्विस्ट क्या है कि इनका नाम थोड़ा अलग होता है। नाम थोड़ा अलग होता है कि मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोला जाता है। और मसल फाइबर यानी मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और क्या है, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। अब मजे की बात यह है कि हर चीज के आगे सार्को आ रहा है, हर चीज के आगे सार्को आ रहा है, हर चीज के आगे सार्को आ रहा है ना। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये सार्को वर्ड कहां से आया, ये क्यों आ रहा है ना। तो इसका मैं आपको अब जवाब देने जा रहा हूं। अब देखो वो सार्को कहां से आया ये देखते हैं। देखो ये मायोफाइब्रिल्स, ये क्या है, अपने बहुत सारे क्या है मायोफाइब्रिल्स है। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक मायोफाइब्रिल को उठाते हैं और यहां पे जूम करके देख लेते हैं, यहां पे जूम करके देख लेते हैं। तो ये अपना क्या है, मैंने एक मायोफाइब्रिल बना दिया। अब मायोफाइब्रिल में जब हम देखेंगे तो हमें जिग जैग लाइन ऐसे कुछ दिखाई पड़ेंगी, जिग जैग लाइन। ये जिग जैग लाइन हमें दिखाई पड़ेंगी, मतलब क्या है, हमें स्ट्राइशंस है ना, दिख रहा है ना कि स्ट्राइशन हमें दिखाई दे रही हैं और इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या, स्ट्राइटेड मसल इनको बोला जाता है। ठीक है, अब ये जिगजैग लाइन देखो, दो जिगजैग लाइन के बीच में, दो जिगजैग लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर बनी उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर।
उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर बोल देते हैं। और ये सार्कोमियर में क्या क्या होता है अपने पास, एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, और भी चीजें होती है। तो मसल की जो फंक्शन करने वाली यानी काम करने वाली चीज है ना, मसल को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो यहां सार्कोमियर में ही वो सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर एक्टिन मायोसिन कैसे कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। पर इस चीज का हमें जवाब मिल गया कि मसल के अंदर जो हमें मेन यूनिट मिली वो क्या है, अपनी सार्कोमियर। तो इसीलिए हर चीज के आगे क्या आ रहा है, सार्को सार्को आ रहा है। देखो यहां से आए सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्म, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो क्या है, कैल्शियम का स्टोर हाउस है। उसमें बहुत सारा कैल्शियम स्टोर होता है। ये सारी चीजें अपने काम में आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्कोलेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्कोप्लाज्मिक बहुत, ये रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और ये चीज हम याद रखेंगे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, अपना स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है। इतनी बातें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम सार्कोमियर को देखेंगे कि सार्कोमियर कैसे बना है, इसके अंदर एक्टिन जो है वो कैसे है, मायोसिन कैसे है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, वो सारी चीजें अब हम देखने जा रहे हैं। अब देखो एक और बात यहां पे क्लियर कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अपनी मसल सेल होती है ना, मसल सेल या मसल फाइबर होता है, वो क्या होता है, सिंसिटियम होता है, सिंसिटियम। अब इस वर्ड का क्या मतलब होता है, देखो नॉर्मली किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होना चाहिए, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए। बट अगर किसी सेल के साइटोप्लाज्म में एक से ज्यादा बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिंसिटियम कंडीशन, ठीक है बात है ना। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मसल सेल या मसल फाइबर जो है वो सिंसिटियम कंडीशन शो करेगा, मतलब उसके साइटोप्लाज्म, और मसल सेल का साइटोप्लाज्म अपने पास क्या है, सार्कोप्लाज्म। मतलब हम बोल सकते हैं कि सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मतलब सिंसिटियम कंडीशन है। इतनी बातें क्लियर हैं। देखो सार्कोमियर के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में। और क्यों करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जो अपना सार्कोमियर है ना वो किससे मिलके बना है, वो एक्टिन एंड मायोसिन से ही मिलके बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिन के बारे में कि एक्टिन कैसे बनता है। हम बात करेंगे एक्टिन के बारे में। देखो यहां पे ये अपना एक्टिन है, ये कैसे बनता है, ठीक है। यहां पे जो लिखा हुआ है ना उसको पूरा भूल जाओ, जो आपके सामने रेड कलर में दिखाई दे रहा है बस उसको देखो। देखो मेरे पास ये बहुत सारे मोती पड़े हुए थे, बहुत सारे ऐसे मोती थे जो ऐसे बिखरे पड़े हुए थे, ठीक है। अब इन मोतियों को मैंने क्या किया, इन मोतियों को मैंने एक धागे में पिरो दिया। अब धागे में पिरो देंगे मोतियों को तो वो कुछ ऐसे फिलामेंटस शेप में आ जाएंगे। जो मैंने बोला मैं उसको रिपीट करता हूं कि हमारे पास एक एक मोती ऐसे अलग अलग डिस्क्रीट तरीके से पड़ा हुआ था, यानी एक एक ग्लोब्यूल ऐसे अलग अलग पड़े हुए थे। फिर हमने क्या किया, इन मोतियों को उठा के धागे में डाल दिया। अब धागे में डाल देंगे तो कुछ इस तरीके के मोती दिखने लगेंगे ना, और ऐसी स्ट्रक्चर को या ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर, है ना। ये फिलामेंट जैसी हो चुकी है, ठीक है। अब ऐसी 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 दो स्ट्रक्चर को, है ना, ये जो अपने पास ये सामने दिखाई दे रहा है, ऐसी ऐसी दो स्ट्रक्चर को मैं आपस में ऐसे कॉइल कर दूं, कॉइल समझ रहे हो ना, आपस में ऐसे लपेट दूं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा ना। एक तो अपने पास ये वाला हो गया और दूसरा इसके साथ ऐसे लिपटा हुआ है। हाँ, अब देखो, अब यहां पे ध्यान देते, देखो ये जो अपने पास खुले यानी डिस्क्रीट मोती पड़े हुए थे ये अपने हैं ग्लोबुलर एक्टिन यानी जी एक्टिन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इन ग्लोबुलर एक्टिन को हम ऐसे फिलामेंटस शेप में ला देंगे तो ये बन जाएंगे अपने फिलामेंटस एक्टिन। अब दो फिलामेंटस एक्टिन को आपस में अगर हम कॉइल कर देते हैं, लपेट देते हैं, तो वो बन जाएगा अपना एक्टिन, वो बन जाएगा अपना एक्टिन। और अपने को क्या चाहिए था, एक्टिन चाहिए था। अब देखो, अब अपना एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। देखो इस डायग्राम में सिर्फ वो चीज देखो जो ग्रीन कलर में है, इस डायग्राम के अंदर जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है सिर्फ वो देखना है, क्योंकि वही अपना एक्टिन है। देखो अब ध्यान दो मेरी एक बात को कि ग्लोबुलर एक्टिन अपने एक एक मोती खुला पड़ा हुआ था। देखो ये एक मोती, ये दूसरा मोती, तीसरा मोती, हाँ, ये इस तरीके से बहुत सारे मोती थे अपने पास। तो हमने क्या किया, उन मोतियों की एक ऐसे माला सी बना दिया ना, उनको धागे में पिरो दिया, मतलब हमने फिलामेंटस शेप में उनको ला दिया। तो ये देखो हमने क्या किया, उसका फिलामेंट बना दिया, फिलामेंट बना दिया। और ऐसे ऐसे दो फिलामेंट, ऐसे ऐसे दो फिलामेंट्स को हमने आपस में लपेट दिया तो वो बन गया एक्टिन।
तो यहां पे देख लो हमें दो फिलामेंट नजर आएंगे। एक तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, देखो एक ये है फिलामेंटस स्ट्रक्चर अपने पास, और दूसरी कौन सी है जो इसके साथ ये लिपटी हुई है, ये दूसरी है। तो ये जो ग्रीन कलर वाला अपना पूरा है, ये है अपना पूरा एक्टिन। पूरा फ्लो हमें इजीली समझ आ चुका है, ठीक है। अब देखो ग्रीन कलर से अलग भी हमें दो टाइप की चीजें दिख रही हैं, है ना। पहली कौन सी दिख रही है कि जो अलोंग दी लेंथ, मेरी लैंग्वेज पे जो मैं बोल रहा हूं ना उस पे ध्यान देना। पहली चीज हमें दिखाई दे रही है जो पूरी एक्टिन के अलोंग दी लेंथ प्रेजेंट है। अलोंग दी लेंथ मतलब उसकी पूरी लंबाई पे, उसको हमने बोला ट्रोपोमायोसिन, उसको हमने बोला ट्रोपोमायोसिन। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा प्रोटीन कौन सा है, अपना ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन कैसे प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे प्रेजेंट है। जैसे यहां पे ये तीन तीन डॉट दिख रहे हैं, ये यहां पे प्रेजेंट है, फिर यहां पे प्रेजेंट है ये तीन छोटे छोटे डॉट जो दिख रहे हैं, फिर यहां पे प्रेजेंट है तीन छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि एक्टिन था अपना क्या, ग्रीन कलर वाला, और एक्टिन के ऊपर दो प्रोटीन और होते हैं। कौन से, एक ट्रोपोमायोसिन, एक ट्रोपोनिन। अब मैंने क्या बोला कि जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो अलोंग दी लेंथ प्रेजेंट है, अलोंग दी लेंथ। इस बात पे बार बार मैं फोकस कर रहा हूं कि ट्रोपोमायोसिन अलोंग दी लेंथ प्रेजेंट है, और ट्रोपोनिन जो है वो कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, वो कहीं कहीं पे प्रेजेंट है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे एक सुपर हिट बात और आएगी अपने पास कि जो ट्रोपोनिन होता है, देखो बेसिकली है क्या, एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, आपस में बाइंड करते हैं, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन को आपस में बाइंड करना है, तो देखो सिंपल सी बात है, ये अपना एक्टिन है, तो एक्टिन को किसके साथ बाइंड करना है, मायोसिन के साथ। बट यहां पे एक दिक्कत है, जो अपना ये ट्रोपोनिन है ना, ये अपना ट्रोपोनिन है ना, इसने क्या कर रखा है, इसने एक तरीके से जहां पे ये मायोसिन को बाइंड करना है उस जगह को इसने ढक रखा है ना, कि ये उसको बाइंड नहीं करने दे रहा। मैं एक बार अपनी बातें फिर से रिपीट करता हूं कि एक्टिन के ऊपर बाइंड करना है मायोसिन को, बट इस ट्रोपोनिन ने एक गड़बड़ी कर रखी है। इसने एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन के बाइंड करने की साइट है उसको कवर कर रखा है, उसको ढक रखा है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्रोपोनिन जो है वो मायोसिन को एक्टिन के ऊपर बाइंड नहीं करने दे रहा, ठीक है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ आ गई, ठीक है। अब इसका हमें जवाब चाहिए कि भाई फिर बाइंड कैसे करेगा, है ना। देखो ये बाइंड नहीं करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, है ना। तो आखिरकार ये बाइंड कैसे करेगा, तो इसका मैं आगे आपको जवाब दूंगा। इसका जवाब देने से पहले हम पढ़ने वाले हैं मायोसिन के बारे में कि मायोसिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक्टिन अपना पूरा क्लियर है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मायोसिन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो मेरी एक एक बात पे ध्यान देना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। देखो जो मायोसिन अपना है वो एक पॉलीमर है, अब जाहिर सी बात है यार कि पॉलीमर है तो कोई भी पॉलीमर किससे मिलके बनता है, मोनोमर्स से मिलके बनता है। तो मायोसिन अगर पॉलीमर है तो ये भी बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके बना होगा, जाहिर सी बात है। तो कौन से मिलके बना है, मिरोमायोसिन से मिलके बना है, मिरोमायोसिन से। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मायोसिन अगर पॉलीमर है तो मिरोमायोसिन क्या है, उसके मोनोमर्स है, है ना। तो बहुत सारे मिरोमायोसिन से मिलके बना है अपना क्या, मायोसिन बना हुआ है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक मिरोमायोसिन की कि मिरोमायोसिन कैसा दिखाई पड़ता है। तो मिरोमायोसिन की अगर बात करें तो मिरोमायोसिन को क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो कि मिरोमायोसिन के अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक कौन सा, हैवी मिरोमायोसिन, HMM यानी हैवी मिरोमायोसिन यानी भारी वाला। एक होता है अपना लाइट मिरोमायोसिन यानी हल्के वाला, है ना। ये हैवी मिरोमायोसिन और ये लाइट मिरोमायोसिन। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हैवी
मीरोमायोसिन में क्या आएगा, देखो ऐसे याद रख लेना इसको, H4 हैवी H4 हेड, H4 हैवी H4 हेड। हैवी मीरोमायोसिन में क्या आता है, हेड विद शॉर्ट आर्म, ये आएगा हैवी में, और लाइट में अपनी आ जाएगी टेल, लाइट में आ जाएगी टेल। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे। देखो ये किसका डायग्राम है, ये मायोसिन का डायग्राम नहीं है, ये मीरोमायोसिन का डायग्राम है, मीरोमायोसिन का। ठीक है, अब हमने बात की कि मीरोमायोसिन के अंदर होता है एक हैवी मीरोमायोसिन, एक लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है, और हमने क्या बात की कि हैवी मीरोमायोसिन में हेड विद शॉर्ट आर्म आता है। अब देखो ये जो अपना पोर्शन है ना, ये वाला अपना जो पोर्शन है सारा, ये अपना आ जाएगा हैवी मीरोमायोसिन में, और ये जो अपनी टेल है पूंछ जैसी, ये अपनी आ जाएगी किसमें, लाइट मीरोमायोसिन में। हमने क्या बात की कि मीरोमायोसिन ये पूरा है, इसमें हैवी हो जाएगा अपना हेड विद शॉर्ट आर्म, ये अपना हो गया क्या, ये देखो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया हेड, ग्लोबुलर हेड हो गया, ये अपना पूरा क्या है, हेड है, और ये इसकी गर्दन बोल लो या शॉर्ट आर्म कुछ भी बोल लो, ये इसका शॉर्ट आर्म है। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर है। और लाइट मीरोमायोसिन में ये अपनी पूरी क्या आ जाएगी, पूंछ आ जाएगी, इसकी टेल आ जाएगी, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं कि हेड के ऊपर, मीरोमायोसिन के हेड के ऊपर दो बाइंडिंग साइट होती हैं, दो बाइंडिंग साइट। ठीक है, कौन सी, एक तो अपने पास ये है, एक ये है ना, इस पे भी है, एक ये, दो बाइंडिंग साइट होती हैं। एक तो होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। देखो जाहिर सी बात है, हमने बात की थी कि एक्टिन और मायोसिन को आपस में बाइंड करना है, तो मायोसिन के ऊपर एक्टिन के बाइंड करने के लिए कहीं तो साइट होगी, जाहिर सी बात है ना। तो जहां पे एक्टिन के साथ मायोसिन बाइंड करेगा वो ये वाली साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, दूसरी है एटीपी बाइंडिंग साइट। देखो अब एक बात सोच के देखो यार, कि अपने को मसल कॉन्ट्रैक्शन करानी है, अब मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में अपनी एनर्जी का भी तो खर्चा होगा, अपनी एटीपी का भी तो खर्चा होगा, तो एटीपी कहीं तो बाइंड करेगी, एटीपी का खर्चा होगा तो कहां पे बाइंड करेगी, यहां पे बाइंड करेगी। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि जो मायोसिन है वो अपना बहुत बड़ा क्या है, पॉलीमर है, और पॉलीमर है तो ये मोनोमर्स से मिलके बना है, और मायोसिन के मोनोमर्स का नाम क्या है, मीरोमायोसिन्स, मतलब बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलके बना है अपना क्या, मायोसिन। अब मीरोमायोसिन की बात करें, ये अपना क्या है, मीरोमायोसिन है। मीरोमायोसिन की बात करें तो इसमें दो पोर्शन है अपने पास, एक हैवी मीरोमायोसिन, हैवी अपना ये वाला पोर्शन जिसमें अपना हेड आ जाएगा और ये अपना गर्दन जैसा शॉर्ट आर्म आ जाएगी, और दूसरा है लाइट मीरोमायोसिन जिसमें अपनी ये लाइट मीरोमायोसिन में अपनी ये पूंछ आ जाएगी, अपनी ये टेल आ जाएगी। और हेड की अगर बात करें तो हेड में हमने दो साइड्स देखी, एक तो होती है एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट, जाहिर सी बात है मायोसिन है तो एक्टिन के साथ ही तो बाइंड करेगा, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, और दूसरी है अपनी एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी किस लिए, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन करानी है तो भाई साहब एनर्जी का खर्चा तो होगा, एनर्जी का खर्चा तो होगा, तो एटीपी कहीं तो बाइंड करेगी। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम देखो स्ट्रक्चर सारी कवर कर चुके हैं, एक्टिन भी कवर कर चुके हैं, मायोसिन भी कवर कर चुके हैं। अब बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, देखो अब हमें करना क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करानी है, हमें करना क्या है, एक्टिन को मायोसिन के साथ बाइंड कराना है। ठीक है, और हमारे साथ यहां एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी कि एक्टिन के ऊपर मतलब क्या बोलना चाहता हूं कि देखो ये मायोसिन है, यहां से क्या करेगा, ये एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, बट ट्रोपोनिन ने क्या कर रखा है, एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट्स हैं उनको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, मास्क कर रखा है, ढक रखा है ना। तो इस मास्क को हटाना है ना, हमें क्या करना है, इस मास्क को हटाना है, तभी तो ये आपस में बाइंड कर पाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रोपोनिन एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है उनके ऊपर से कैसे हटेगा, उनके ऊपर से अपना कवर कैसे हटाएगा। अब देखो चीजों को आसानी से समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस रफ डायग्राम की मदद लेंगे। ठीक है, अब इस रफ डायग्राम में जो ये अपने को ये जो डब्बा दिख रहा है पूरा, ये जो रेड कलर का पूरा डब्बा दिख रहा है, ये अपना क्या है, मसल सेल है, ये अपनी है मसल सेल, और मसल सेल को ही हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। ये बातें हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है, हमने बातें की थी कि भाई सेल है तो इसके अंदर प्लाज्मा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, है ना। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? सार्कोलेमा बोलते हैं मसल के केस में। तो जाहिर सी बात है ये पूरी सेल है, तो सेल के बाहर ये क्या है? अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी सार्कोलेमा है। और हमने बात की थी कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, और मसल के केस में उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो ब्लू कलर का डब्बा अपने को दिख रहा है, ये अपना है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है, उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। इतनी बातें क्लियर है। और हमने क्या बात की थी कि भाई सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। तो ये क्या हो गया? अपना सार्कोप्लाज्म, जो सेल के अंदर खाली स्पेस है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, इससे ज्यादा अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां है, ये कहां है, वो कहां है, जो अपने काम की चीजें हैं वो यही है, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? कैल्शियम का स्टोर हाउस है, कैल्शियम का भंडार है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो चीजें कैसे काम करेंगी। देखो ये अपनी क्या है? नर्व एंडिंग है। ये जो अपनी है ये अपनी नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग। अब हमें मान लो भागना है, हमारे पास क्या है? अपने नर्वस सिस्टम से क्या आया? मान लो अपने ब्रेन से सिग्नल आया कि भाई 100 मीटर की रेस है या 40 किलोमीटर की रेस है, जो भी है, अपने को भागना है ना। यहां से सिग्नल आया। अब यहां से सिग्नल आया तो यहां से क्या होगा? एसिटाइल कोलिन अपना रिलीज हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन अपना रिलीज हो जाएगा। अब एसिटाइल कोलिन के रिलीज होने से क्या होगा? यहां इस मेम्ब्रेन में ये अपनी क्या है? सार्कोलेमा है। ये सारी अपनी क्या है? सार्कोलेमा है। तो सार्कोलेमा के अंदर क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल ऐसे जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल देखो यहां पे रिलीज होगा ना, तो एक्शन पोटेंशियल ऐसे जनरेट होगा। और ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, है ना। यहां पे भी क्या है? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मैंने तो यहां पे एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, कॉमन सी बात, ठीक है। अब क्या होगा? यहां पे जब ये एक्शन पोटेंशियल यहां पे इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जब ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है तो ये कैल्शियम डिफ्यूज करके ये निकल के कहां आ जाएंगे? सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे, है ना। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से करेंगे कि ये अपनी नर्व एंडिंग थी जिसमें एसिटाइल कोलिन भरा पड़ा है। तो यहां से जब सिग्नल आएगा तो ये एसिटाइल कोलिन जब रिलीज हो जाएगा तो यहां से एक्शन पोटेंशियल इस मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सार्कोलेमा, मेम्ब्रेन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल अपना क्या है? ट्रांसमिट हो रहा है एक तरीके से। और ये एक्शन पोटेंशियल यहां सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जब पहुंचा तो ये कैल्शियम रिलीज करवा देगा। ये बहुत सारे यहां पे कैल्शियम रिलीज करवा देगा ना। और ये बात तो हम कर चुके हैं कि इसके अंदर कैल्शियम भरे हुए होते हैं, ये कैल्शियम का स्टोर हाउस है। इतनी बातें क्लियर है। अब अपना कैल्शियम रिलीज हो चुका है ना, कैल्शियम रिलीज हो चुका है। और एक बात यहां मजे की उठा लो, यहां से देखो ये अपना क्या है? नर्वस सिस्टम है। देखो ये जो पोर्शन है अपना नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये अपना मसल वाला पार्ट है, ये अपना मसल वाला पार्ट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे जो जंक्शन बनेगा, यहां पे जो जंक्शन बनेगा वो होगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। बहुत बड़ी बात है, बहुत मजेदार बात है। देखो ये अपना नर्वस सिस्टम का पार्ट था, ये अपना मसल का पार्ट था, तो दोनों ने जंक्शन बनाया, मतलब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या इसी को बोल देते हैं मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। और यहां पे हम क्या बात कर चुके हैं कि यहां पे अपने पास कैल्शियम आ चुका है, यहां पे अपने पास कैल्शियम आ चुका है। अब ये कैल्शियम क्या करेगा? ये जो कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आ चुका है, ये कैल्शियम क्या करेगा? ये ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड कर जाएगा, ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड कर जाएगा। अब ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड करने से क्या होगा? ट्रोपोनिन अपनी एक तरीके से अपनी जगह बदल लेगा, है ना। वो जहां पे उसने वो उसकी बाइंडिंग साइट को मास्क कर रखा था, कवर कर रखा था, तो वहां से वो हट जाएगा, वहां से वो हट जाएगा, है ना। और ट्रोपोनिन के हटते ही अपना काम बन गया, ट्रोपोनिन के हटते ही अपना काम बन गया। मतलब क्या बन गया कि एक्टिन और मायोसिन अब बाइंड कर सकते हैं। सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है। मतलब क्या है? एक्टिन के ऊपर अब मायोसिन बाइंड करेगा। मायोसिन कहां से बाइंड करेगा? अपनी एक्टिन बाइंडिंग साइट की हेल्प से।
इतनी बातें क्लियर है। बिल्कुल एक बार फिर से करते हैं। देखो कैल्शियम यहां से रिलीज हुआ, अब ये कैल्शियम कहां बाइंड कर जाएगा, ट्रोपोनिन के ऊपर, और ट्रोपोनिन ने ही अपना सारा खेल बिगाड़ रखा था, है ना, एक तरीके से दरवाजा के आगे अड़के खड़ा हुआ था। तो उस कैल्शियम ने क्या किया, ट्रोपोनिन को पटक के मारा, फेंक के मारा कि दरवाजे के आगे से तू हट जा, दरवाजे के आगे से हट जा। अब ट्रोपोनिन दरवाजे के आगे से हट जाएगा तो क्या है, एक्टिन और मायोसिन अपने बाइंड कर जाएंगे। मायोसिन के ऊपर जो एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट थी, ये एक्टिन के साथ यहां बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सार्कोमियर कैसे होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है और अपनी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है। अब देखो, अब बात करते हैं कि सार्कोमियर अपना कैसे बनता है। ठीक है, देखो हमने बात की थी कि मायोफिब्रिल के ऊपर हमें जिगजैग लाइन दिखाई पड़ती है। हमने क्या बात की थी कि मायोफिब्रिल के ऊपर हमें जिगजैग लाइन दिखाई देती है। ये मैं जिगजैग लाइन आपके सामने अब बनाने जा रहा हूं, ये मैंने जिगजैग लाइन बना दी। ठीक है, अब ये जिगजैग लाइन है इसीलिए इसका नाम होता है जेड लाइन। जिगजैग लाइन है इसीलिए नाम है जेड लाइन, जिगजैग लाइन है इसीलिए नाम है जेड लाइन। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्या बनाने जा रहा हूं, एक्टिन बनाने जा रहा हूं। देखो ये मैंने एक्टिन बना दिया, ये मैंने एक और एक्टिन बना दिया, ये मैंने एक और एक्टिन बना दिया, ये मैंने एक और एक्टिन बना दिया, और सेम इधर भी बनेगा इसके सामने, एक्टिन बना दिया, एक्टिन बना दिया, एक्टिन बना दिया, एक्टिन बना दिया, और इधर भी ऐसे बनेंगे। ये एक्टिन बन गया अपना, ये एक्टिन बन गया अपना, ये एक्टिन बन गया, ये अपना एक्टिन है, ये अपना एक्टिन है, ये अपना एक्टिन है, और इधर भी बनेंगे एक्टिन एक्टिन, और सेम इधर एक्टिन एक्टिन एक्टिन। इतनी बातें क्लियर है। ये अपना क्या है, ब्लैक कलर वाला अपना क्या है, अपना है ये एक्टिन एक्टिन। ठीक है, अब एक्टिन के बीच में अपना क्या बनेगा, मायोसिन बनेगा। ये अपना मायोसिन बन गया, 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 है ना। मायोसिन थोड़ा मोटा होता है, मायोसिन थोड़ा थिक होता है। ठीक है, तो रेड कलर वाला अपना क्या बना है, रेड कलर वाला अपना बना है मायोसिन, रेड कलर वाला है मायोसिन। ठीक है, और एक बात यहां पे अपने को दिखाई दे रही है कि एक्टिन जो है, एक्टिन मैंने थिन बनाया है, पतला बनाया है, इसीलिए इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट। ठीक है, और मायोसिन अपना कैसा होता है, थिक फिलामेंट। मायोसिन अपना होता है थिक, है ना, थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है ना, इसलिए ये क्या है, अपना थिक फिलामेंट है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो सार्कोमियर किसको बोलते हैं, अब देखो सार्कोमियर किसको बोलते हैं। देखो दो जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर बनी उसी को हम बोलते हैं क्या, सार्कोमियर, उसी को हम बोलते हैं सार्कोमियर। मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी चीजें आई उसको हमने बोल दिया सार्कोमियर। ठीक है, सेम यहां पे यहां से लेके यहां तक जो चीजें आएंगी उसको बोल दिया हमने सार्कोमियर। ठीक है, अब जोन देख लो, जोन मैं बनाने जा रहा हूं। देखो यहां पे मैं ब्लू कलर से ही बनाता हूं। एक तो अपने पास ये वाला बन जाएगा कि यहां से कि जो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन को ले रहा है ना, जिसमें एक्टिन इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, उसको हम बोल देंगे एच जोन। ठीक है, और दूसरा जोन क्या बनेगा कि जो पूरे मायोसिन को ले रहा है ना, मायोसिन के साथ साथ क्या है, ये एक्टिन को भी ले रहा है, कि जितना पूरा मायोसिन है उसको कवर कर रहा है। ये अपना क्या हो जाएगा, अपना ए बैंड हो जाएगा, ए बैंड हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ए बैंड हो जाएगा। ठीक है, और यहां भी बात करें तो यहां से देखो, यहां से यहां तक अपना क्या होगा, ए बैंड होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब ए बैंड, दो ए बैंड के बीच में जो चीज बनी, मतलब ये वाला अपना जो पोर्शन बना, ये वाला, है ना, या बोल सकते हैं हम कि जहां पे हमें मायोसिन नहीं दिखाई देगा उसको हमने क्या बोल दिया, आई बैंड बोल दिया, आई बैंड। और ए बैंड कौन सा है अपना, जहां पूरा मायोसिन दिखाई दे रहा है। और एच जोन कौन सा है, जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, जहां पे एक्टिन का नामो निशान नहीं है। इतनी बातें क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर खिचड़ी बन गई हो। देखो ये अपनी क्या थी, जेड लाइन थी, ये अपनी थी जेड लाइन, फिर हमने क्या बनाया था, एक्टिन बनाया था, एक्टिन बनाया था, एक्टिन बनाया था, और फिर हमने बीच में रेड कलर में क्या बनाया था, हमने थिक वाला हमने मायोसिन बनाया था, थिन वाला एक्टिन बनाया था।
ठीक है। अब हमने बात की थी कि दो जेड लाइन के बीच में जो भी चीज बनेगी वो है अपना सार्कोमियर। ठीक है। फिर हमने क्या बात की कि जो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन वाला ये जोन है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन का नामो निशान नहीं है, वो अपना एच जोन है। फिर हमने बात की कि अगर पूरे मायोसिन को अगर हम कवर कर लें कि चाहे उसमें एक्टिन आए या ना आए, बट हमें मायोसिन पूरा चाहिए, उसको हमने बोला ए बैंड बोला। ठीक है। और आई बैंड हमने किसको बोला कि भाई हमें मायोसिन का नामो निशान नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहां भी ये बना अपना ए बैंड बन गया, तो दो ए बैंड के बीच में अपना क्या आएगा, आई बैंड आ रहा है, आई बैंड आ रहा है। ठीक है। अब देखो, अब एक बड़ा अच्छा चीज आती है कि सार्कोमियर कैसे बनता है। सार्कोमियर, अब देखो ये अपना पूरा सार्कोमियर है, तो सार्कोमियर के अंदर क्या है, अपना ए बैंड तो पूरा आ रहा है। सार्कोमियर के अंदर क्या है, अपना ए बैंड, एक ए बैंड तो पूरा आ रहा है। और आई बैंड कितने आ रहे हैं, देखो ये अपना इधर से लेके इधर तक है अपना सार्कोमियर, तो ये आई बैंड पूरा कितना था, इतना था। तो आई बैंड कितने आएंगे, दो आएंगे, बट दोनों कैसे आएंगे, दोनों हाफ आएंगे। देखो फिर से करते हैं इसको, ये अपना क्या था, हाफ आई बैंड था। देखो ये अपना क्या था, ये हाफ आई बैंड था और ये अपना हाफ है। तो एक सार्कोमियर में दो हाफ आई बैंड आ रहे हैं और एक पूरा ए बैंड आ रहा है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है ये मैं आपको दिखा देता हूं एनसीईआरटी के डायग्राम की हेल्प से। अब देखो, अब हम करने जा रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना। असल में मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। ठीक है। देखो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो भी जुगाड़ है ये, है ना, ये अपना पूरा क्या है, एक सार्कोमियर है, एक सार्कोमियर। वो कैसे है तो वो मैं आपके सामने अभी प्रूव कर देता हूं। देखो ये अपनी एक जिगजैग लाइन है यानी जेड लाइन है, ये अपनी दूसरी जिगजैग लाइन है यानी जेड लाइन है। और मैंने क्या बोला था कि दो जेड लाइन के बीच जो भी स्ट्रक्चर बनी उसी को हम बोलते हैं क्या, सार्कोमियर। ठीक है। अब हमने आगे मैं सारी चीजें आपको एक बार फिर से देखो बिल्कुल पैक करके जाएंगे, चीजों को बिल्कुल हमेशा के लिए सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे, याद करके जाएंगे। देखो अब जेड लाइन से अपने पास क्या थे, एक्टिन थे, एक्टिन, ये ब्लैक कलर के जो पतले पतले दिख रहे हैं आपको, ये एक्टिन। ठीक है। पतले पतले मतलब अपने एक्टिन क्या है, थिन फिलामेंट है, पतले फिलामेंट है। ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। और ये बीच में जो रेड कलर के थिक फिलामेंट यानी मोटे वाले फिलामेंट, ये अपने कौन से हैं, मायोसिन है। तो इतनी बातें क्लियर है, ये पूरा एक सार्कोमियर है। ठीक है। अब इसमें मैं आपको वो जोन समझा दूं। देखो ये अपना क्या था, एच जोन था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन का नामो निशान नहीं है। ठीक है। ये एच जोन था। और ए बैंड की बात करूं तो ये अपना पूरा क्या है, ए बैंड है, जिसमें हमें पूरा मायोसिन चाहिए ना। हमें फर्क नहीं पड़ता कि एक्टिन है या नहीं है, बट हमें मायोसिन पूरा चाहिए। ये अपना पूरा क्या है, ए बैंड है, जो रेड कलर वाला पूरा कवर कर ले। और आई बैंड की बात करें तो देखो इधर भी एक सार्कोमियर होगा, इधर भी एक सार्कोमियर होगा, ना। तो ये दूसरे सार्कोमियर का मान लो यहां पे ये ए बैंड खत्म हो रहा है, तो दो ए बैंड के बीच में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो है अपना आई बैंड, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये अपना हाफ आई बैंड है, हाफ आई बैंड। मतलब सीधे सीधे शब्दों में जहां आपको मायोसिन दिखाई ना दे वो अपना है हाफ आई बैंड, है ना। मतलब वो अपना आई बैंड है, वैसे यहां पे हाफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये भी अपना है हाफ आई बैंड। तो एक सार्कोमियर में हमने बात की थी कि पूरा ए बैंड आएगा और दो क्या आएंगे, हाफ अपने आई बैंड आएंगे, है ना। इतनी बातें क्लियर है। अब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन सीखने जा रहे हैं। देखो ये अपना जो रेड कलर में है ये अपना क्या है, मायोसिन है, ये अपना क्या है, मायोसिन है। और हमने बात की थी कि जो मायोसिन होता है वो किससे मिलके बना होता है, बहुत सारे मिरोमायोसिन से मिलके बना है। मतलब ये जो मायोसिन है इसमें बहुत सारे ये वाले होते हैं, ये वाले मिरोमायोसिन होते हैं। और मिरोमायोसिन में हमने देखा था कि ये अपनी टेल है और ये अपना हेड है, और हेड के ऊपर ही क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी
बाइंडिंग साइट भी होती है, बट वो मैं एनर्जी वाला आपको बाद में समझाऊंगा। यहां पे बस इतनी बातें पकड़ो कि हेड के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है। तो मैं यहां पे इनके हेड बनाता हूं। देखो मान लो ये मायोसिन है, तो मायोसिन के देखो बहुत सारे, इसमें बहुत सारे मीरोमायोसिन है, तो हेड भी बहुत सारे होंगे। तो ये एक हेड है, ये दो हेड है, ये तीसरा हेड है, ये चौथा हेड है ना, 4 से काम चला लेते हैं, वैसे बहुत सारे होंगे। यहां भी हम 4 हेड बना लेते हैं। ये अपने 4 हेड इधर बन गए, 4 हेड इधर बन गए। अब हेड के ऊपर क्या है, एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है। मायोसिन को एक्टिन के साथ क्या करना है, बाइंड करना है, और हेड के ऊपर ही क्या है, एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है ना। अब तो बहुत सिंपल हो गया, डायरेक्ट बाइंड करवा देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं ना। बट आप एक बात भूल गए, कि जहां पे मायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड करना है, वहां पे ट्रोपोनिन ने गड़बड़ी क्रिएट कर रखी थी। क्या गड़बड़ी क्रिएट कर रखी थी कि एक्टिन के ऊपर मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट है, ट्रोपोनिन ने उनको कवर कर रखा है, उनको मास्क कर रखा है। ठीक है, अब होगा क्या, इस मास्क को, इस कवर को हटाने के लिए होगा क्या, ऐसे ऐसे एक्शन पोटेंशियल आया था और यहां से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम अपना निकला था, और इस कैल्शियम ने क्या किया था, अपने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया था। और ट्रोपोनिन के साथ जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन वो कवर से हट जाएगा ना, वो दरवाजे से हट जाएगा। मतलब क्या है, अब एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड कर सकते हैं। तो अब होगा क्या, ये जो हेड है, हेड के ऊपर क्या है, एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है, तो ये दोनों आपस में बाइंड कर जाएंगे। अब होगा क्या, देखो मान लो अब बाइंडिंग हो गई, एनर्जी का मैं बाद में बताऊंगा, बाइंडिंग हो गई। अब ये हेड क्या करेंगे, ये ऐसे इसको एक्टिन को कुछ इस तरीके से खींचेंगे, कुछ इस तरीके से ना, एक बार हाथ से बताओ, कुछ इस तरीके से इसको अंदर की तरफ इसको खींचेंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार फिर से करते हैं। मान लो ये अपनी रिलैक्स, बिल्कुल आरामदायक रिलैक्स स्टेज है मसल की। अब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हेड इसको ऐसे अंदर की साइड खींचेंगे, मतलब ये अपनी क्या है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन है। और ये मसल फिर से ऐसे रिलैक्स हो जाएगी और फिर से ये हेड इसको अंदर की साइड खींचेंगे, है ना, एनर्जी का खर्चा तो होगा ही ना। फिर से ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर से मसल रिलैक्स, मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल रिलैक्स, मसल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बातें बिल्कुल क्लियर है। इतना सा है बस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, और कोई भी इससे ज्यादा बड़ी तोप नहीं है। अब देखो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन बात कर रहे हैं। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, अपनी मां सेम रहेगी। देखो आप एग्जाम में फेल हो जाओ या पास हो जाओ, आप जिंदगी में कुछ करो या मत करो, बट जो मां का प्यार होता है ना, मां का प्यार वो हमेशा सेम होता है। दुनियादारी कुछ भी बोले, मां का प्यार हमेशा सेम होता है। मां मतलब MAA, यानी मायोसिन, एक्टिन एंड ए बैंड, है ना। मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो अपने मायोसिन है, एक्टिन है, ए बैंड है, वो सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। इसका रीजन भी देख लेते हैं। देखो अपना यहां ऐसे रिलैक्स करके देख लो एक बार। देखो मायोसिन अपना क्या था, ये पूरा रेड वाला था, तो अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दूं तो रेड वाला क्या शॉर्ट हो रहा है, रेड वाला तो अपना उतना ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एक्टिन की। ये अपना एक्टिन है, ये अपना एक्टिन है। अगर मैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा दूं तो ये इसकी क्या लेंथ घट रही है, कम हो रही है, नहीं हो रही, बिल्कुल सेम लेंथ है, इसकी भी सेम है। ठीक है, और ए बैंड की बात करूं तो ए बैंड अपना पूरा क्या था, जो पूरा इसको मायोसिन को कवर करे। तो अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करा दूं तो ए बैंड मतलब अपना पूरा मायोसिन तो अभी भी सेम रह रहा है, तो ये भी सेम है। ठीक है, तो कम क्या होगा, अपना सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी और आई बैंड की लेंथ कम हो जाएगी। देखो पहले सार्कोमियर देखते हैं। देखो अभी सार्कोमियर की लेंथ चेक करो, आपकी 2 Z लाइन के बीच, ये अपनी सार्कोमियर की लेंथ है पूरी, ये है ना। और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई तो सार्कोमियर देख लो आप, ऑटोमेटिकली अपना छोटा सा हो गया, है ना। तो सार्कोमियर है। और दूसरा मैंने क्या बोला, आई बैंड की लेंथ कम हो जाएगी। अब आई बैंड देख लो, ये अपना हाफ आई बैंड है, ये अपना हाफ आई बैंड है ना। अब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो अपना पूरा क्या बन गया, लगभग अपना पूरा ए बैंड ही बच गया, आई बैंड तो लगभग अपना खत्म ही हो चुका है ना। तो ये सारी चीजें अपनी कवर होगी कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन, एक्टिन, ए बैंड सेम रहेंगे। मतलब मां क्या प्यार हमेशा सेम रहता है, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो या ना हो। और आई बैंड एंड सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब आगे बात करते हैं।
अब देखो यहां पे मैं आपको एक और बात जनरल नॉलेज की बता दूं कि जो अपना ए बैंड होता है उसी को हम बोलते हैं डार्क बैंड, और जो अपना आई बैंड होता है उसी को हम बोलते हैं लाइट बैंड। ठीक है, ऐसा क्यों, इसका लॉजिक समझ लेते हैं। देखो अपना ए बैंड कौन सा है, जो ये पूरे मायोसिन को कवर कर रहा है, और मायोसिन अपना कैसा है, अपना थिक फिलामेंट है, मोटा फिलामेंट है। अब थिक फिलामेंट है तो इसीलिए ये अपना हो जाएगा डार्क बैंड। और आई बैंड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन आ रहा है, और एक्टिन कैसा है, पतला फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, इसीलिए वो बेचारा दिखेगा लाइट बैंड, है ना। ए बैंड कैसा दिखेगा, डार्क बैंड दिखेगा। क्यों, क्योंकि मायोसिन अपना मोटा है, थिक है। और आई बैंड अपना लाइट दिखेगा। क्यों, क्योंकि एक्टिन अपना क्या है, बेचारा पतला है, और आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहीं पे एक और चीज मैं आपको बता दूं। देखो ये अपनी क्या है, मायोसिन है, मायोसिन है, मायोसिन है। अब मायोसिन के बिल्कुल सेंटर में, मायोसिन के बिल्कुल सेंटर से जो लाइन जाएगी उसको हम बोल देंगे एम लाइन। एम लाइन देखो, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर एम लाइन। ठीक है, ये थी अपनी क्या, जेड लाइन, ये अपनी जेड लाइन, और मायोसिन के ठीक बीच में से जो लाइन आएगी उसको हम बोल देंगे क्या, एम लाइन हम अब बोल देंगे। अब देखो एटीपी की कंफ्यूजन से कैसे बचना है। एटीपी जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे पूरा कंफ्यूज हो जाता है, समझ ही नहीं आता कब क्या हुआ। तो इसको जैसे फ्लो में मैं बताऊंगा वैसे ही याद रखना। देखो रेड कलर में है एक्टिन, ब्लैक कलर का है ये मायोसिन, और यहां पे होगा मायोसिन हेड जो यहां पे अटैच होगा और एक्टिन को ऐसे खींचेगा। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या है, इधर एटीपी किस में टूटता है, एटीपी हमें पता है एडीपी प्लस फास्फोरस में टूटेगा। अब इसको इसी साइकिल को बार बार चलाना है, इसी साइकिल को ऐसे बार बार चलाना है। और कैसे चलाना है, देखो अब फिलहाल इसके पास क्या है, एडीपी प्लस फास्फोरस है, अभी इसके पास क्या है, एडीपी प्लस फास्फोरस। ठीक है, अब ये इसके पास ऐसे कनेक्ट हुआ, ये इसके पास ऐसे कनेक्ट होगा, तो इसको ये ऐसे खींचेगा। जब इसको ये खींचेगा तो ये एडीपी प्लस फास्फोरस रिलीज हो जाएगा, ये एडीपी प्लस फास्फोरस रिलीज हो जाएगा, और ये इससे जुड़ा हुआ है, अभी टूटा नहीं है, अभी ये टूटा नहीं है। अब क्या होगा, ये जुड़े जुड़े में क्या होगा, नया एटीपी आके यहां लग जाएगा, नया एटीपी आके यहां लग जाएगा, और वो एटीपी जब एडीपी प्लस फास्फोरस में टूटेगा तो ये नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। अब देखो इसके पास क्या है, एडीपी प्लस फास्फोरस है, अब ये इसके साथ बाइंड करेगा और इसको खींचेगा तो एडीपी प्लस फास्फोरस फिर से रिलीज हो जाएगा, और फिर से क्या होगा, नया एटीपी इस पे अटैच होगा। अब ये एटीपी एडीपी प्लस फास्फोरस में टूटेगा तो फिर से नॉर्मल, फिर से ऐसे जाएगा, फिर से इसको रिलीज कर देगा, फिर से नया एटीपी। तो इस तरीके से इस कंफ्यूजन से बच सकते हैं। अब देखो मान लो अपने पास मसल है ना, मसल है। अब मसल को हम बार बार कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, बार बार उससे काम कराएंगे, तो जाहिर सी बात है यार वो बेचारी थक जाएगी, है ना। मतलब एक टाइम पे आके क्या होगा, उसके पास जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी। अब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो कैसी कंडीशन आ जाएगी, अनएरोबिक कंडीशन आ जाएगी। मतलब अनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होने लगेगा, है ना। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होता है, अपना लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। ठीक है, और फिर अपना ये फटीग हो जाएगा, मतलब एक तरीके से वो मसल काम करना बंद कर देगी, अपनी थकान हो जाएगी यहां पे। अब देखो हम क्या बात करने वाले हैं कि जो मसल्स होती हैं वो भी अपने पास दो टाइप से आ जाएंगी, एक तो रेड फाइबर्स वाली मसल और दूसरी कौन सी होंगी, व्हाइट फाइबर्स वाली मसल। ठीक है, अब ये तो नाम से ही कवर हो रहा है कि रेड फाइबर मतलब ये रेड कलर की दिखाई देंगी, और व्हाइट फाइबर मतलब ये व्हाइट कलर की दिखाई देंगी। ठीक है, तो पहला सवाल देखो यहां पे जो लिखा हुआ है ना, बिल्कुल भी मत पढ़ो, बिल्कुल भी मत पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, ऑटोमेटिकली सारी चीज अपने पास बनती चले जाएंगी। ठीक है, तो पहला सवाल तो यही उठता है कि ये रेड कलर की क्यों दिखाई देती है, या फिर ये व्हाइट कलर की क्यों दिखाई देती है। ठीक है, तो एक पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। देखो जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन कहां होता है, ब्लड में होता है, वैसे ही मसल्स के अंदर मायो का मतलब क्या होता है, मसल्स होता है, वैसे ही मसल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन। ठीक है, जैसे
जैसे हीमोग्लोबिन है वैसे ही इसको याद रखना, मायोग्लोबिन को, है ना। देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो मायोग्लोबिन भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है ना, ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कैसा होता है, रेड कलर का, ठीक वैसे ही मायोग्लोबिन भी कैसा है, रेड कलर का। तो मायोग्लोबिन के बारे में दो चीजें पिक करनी है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, है ना, और क्या है, रेड कलर का है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब देखो रेड फाइबर्स के अंदर जो मायोग्लोबिन है वो बहुत हाई, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और व्हाइट फाइबर्स के अंदर मायोग्लोबिन बहुत कम मात्रा में होता है, लो होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इनमें मायोग्लोबिन अगर हाई होगा तो देखो मायोग्लोबिन कैसा था, रेड कलर का था, तो ये रेड कलर की दिखाई पड़ेंगे। इनमें मायोग्लोबिन कम है मतलब रेड कलर इनमें दिखाई नहीं पड़ेगा, कैसा कलर, व्हाइट कलर दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना कि ये वाली एरोबिक मसल्स होती हैं और ये वाली अनएरोबिक। देखो एरोबिक का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का यहां पे लेना देना है, अनएरोबिक का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का कोई खास लेना देना नहीं है ना, इसको भी याद नहीं करेंगे। देखो जाहिर सी बात है यार, मायोग्लोबिन इनमें बहुत ज्यादा है, मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, तो मायोग्लोबिन क्या करता था, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता था, मतलब ऑक्सीजन का लेना देना है, एरोबिक है। और इनमें मायोग्लोबिन कम है मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कुछ करने के लिए है ही नहीं, मतलब ये अनएरोबिक है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया वाला पॉइंट आता है अपने, देखो जो अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना, मतलब जो हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन का जो असली यूज होता है ना वो कहां पे होता है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। अब जाहिर सी बात है यार, इनके पास एरोबिक कंडीशन है, मतलब भर भर के ऑक्सीजन है। अब भर भर के ऑक्सीजन है तो वो यूज भी कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे हाई, ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। और यहां पे ऑक्सीजन ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम करेंगे क्या, अचार थोड़ी डालेंगे ना। देखो ऑक्सीजन ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या, कोई भी काम नहीं है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, अपने कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कलर वाला, वही है, ये रेडिश कलर की दिखाई पड़ती है, ये व्हाइट कलर की दिखाई पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें कम होता है और इसमें ज्यादा होता है ना। इस पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा इसकी हेल्प से। देखो मैराथन वर्सेस स्प्रिंट रनिंग, देखो एक रेस इमेजिन करो, मैराथन रेस है कि हमें 40 किलोमीटर भागना है, 40 किलोमीटर भागना है, और दूसरी एक स्प्रिंट 100 मीटर की स्प्रिंट आप इमेजिन करो, ठीक है। तो मैराथन जब हम भागते हैं लंबा 40-50 किलोमीटर जब हम भागते हैं तो हम किसकी मदद से भागेंगे, रेड फाइबर की मदद से भागेंगे, है ना। फिर से रिपीट करता हूं, मैराथन जब भागेंगे रेड फाइबर यानी हम एरोबिक कंडीशंस की वजह से भागेंगे, है ना। इन बातों को रिलेट करना आप, यानी हम ऑक्सीजन की मदद से भाग रहे हैं ना, मैराथन रनिंग, ठीक है। दूसरी तरफ अगर स्प्रिंट हम भागेंगे तो हम व्हाइट फाइबर्स का इस्तेमाल करेंगे ना। देखो अब यहां पे फर्क समझो, मैराथन में क्या है, हम धीरे धीरे भागेंगे बट 4-5-6 घंटे तक भागते हैं, ठीक है। और स्प्रिंट में क्या है, हम बिल्कुल फास्ट भागेंगे बट हम कुछ सेकंड्स तक, है ना, 10-15-20 सेकंड तक ही हम फुल फास्ट भाग सकते हैं, उससे ज्यादा फिर हम थक जाएंगे, है ना। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अगर हमें धीरे धीरे एनर्जी चाहिए और लंबे टाइम तक चाहिए तो हम इनका यूज करेंगे एरोबिक कंडीशन का, और अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे, व्हाइट फाइबर का यूज करेंगे। ये भी एक फर्क है, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैं आपको मकसद समझाता हूं। देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद करो, मैंने क्या बोला था कि कैल्शियम ऐसे रिलीज होता है वहां से, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या चाहिए, एकदम इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, मतलब हमें बहुत सारा कैल्शियम एकदम चाहिए इंस्टेंट तरीके से, ठीक है। अब बहुत सारा कैल्शियम इंस्टेंटली चाहिए तो हमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कैल्शियम के स्टोर हाउस थे, ये भी तो ज्यादा मात्रा में चाहिए, ये भी तो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो इसलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें ज्यादा होता है। और इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं क्योंकि हमें धीरे धीरे एनर्जी चाहिए बट ज्यादा देर के लिए चाहिए। तो इतनी बातें ये क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब वो वाला पोर्शन करने जा रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बोरिंग सा टॉपिक है, उसको हम लास्ट में करेंगे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स।
मूवमेंट्स जो हैं वो तीन टाइप की होती हैं। अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, देखो अमीबोइड मूवमेंट में क्या दिया हुआ है, अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मैक्रोफेजिज एंड ल्यूकोसाइट कैसी मूवमेंट शो करती है, अमीबोइड मूवमेंट। देखो सिंपल सी बात है, ये मैक्रोफेज क्या है, फेगोसिटिक होती है ना, तो फेगोसिटिक मतलब फॉरेन पार्टिकल को ऐसे एक तरीके से कैप्चर करने के लिए अमीबोइड मूवमेंट शो करती है। ठीक है, और अमीबा में तो हमें पता ही है, अमीबा में क्या है, सूडोपोडिया बनता है ना, वो खाना खाने के लिए भी क्या बनता है, एक तरीके से सूडोपोडिया बनता है। वो सूडोपोडिया से होता है ना, ऐसे 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 उसको कैप्चर कर लेगा ना, ऐसे ऐसे बनता जाएगा और फूड को अपने को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, एक इसमें लाइन लिखी हुई है कि इसमें अमीबोइड मूवमेंट में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स की इसमें क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और अब बात करते हैं सिलियरी मूवमेंट की। सिलियरी मूवमेंट है तो सिंपल सी बात है, कहां पे होगी, जहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम। देखो हमारी बॉडी में जैसे कि ट्रेकिया है, ट्रेकिया में क्या होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है। अब वो सीलिया क्या करेगी, डस्ट या फॉरेन पार्टिकल आया उसको क्या करेगी, सिलियरी मूवमेंट से उसको वो बाहर निकाल देगी। ठीक है, और कहां होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब ओवा बनता है तो ओवा की मूवमेंट कौन कराती है, सीलिया कराती है ना, एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराएगी सीलिया है ना, उसको आगे भेजती रहेगी। और मस्कुलर मूवमेंट, इस चैप्टर में जो भी पढ़ा हमने वो मस्कुलर मूवमेंट्स के बारे में ही तो पढ़ा है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना स्केलेटल सिस्टम, यानी अपना कंकाल तंत्र, यानी अपना हड्डियों का ढांचा। ठीक है, अब देखो हम सबको पता है कि किसी भी ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती है किसी भी ह्यूमन में। ठीक है, आप में, मुझ में, सब में कितनी है, 206 हड्डियां। अब ये 206 हड्डियां जो हैं, ये जो अपना स्केलेटल सिस्टम जो है, ये दो टाइप के स्केलेटल सिस्टम को मिला के बना है। एक तो मिला है ये एक्सियल से, एक बना है एक्सियल से, और एक बना है अपेंडिकुलर से। ठीक है, और एक्सियल स्केलेटन में अपनी कितनी बोन आती हैं, 80 बोन्स आती हैं, और अपेंडिकुलर में कितनी आएंगी, 126 आएंगी। 126 प्लस 80 कर दोगे 206 हो जाएंगी। ठीक है, अब ये कैसे कैसे बना, एक्सियल क्या होता है, अपेंडिकुलर क्या होता है, इसको समझाने के लिए मुझे आपकी यहां फोटो बनानी पड़ेगी ना, मुझे आपकी फोटो बनानी पड़ेगी। ये मैं आपकी फोटो बनाने जा रहा हूं, ये अपनी हो जाएंगी क्या, टांगे हो जाएंगी अपनी, क्या आपकी बन रही है, मेरी नहीं बन रही। ये हाथ हो जाएंगे आपके, ये आपके सुंदर सुंदर हाथ। ठीक है, तो ये आपकी फोटो बन चुकी है। अब इसमें समझते हैं एक्सियल क्या होगा, अपेंडिकुलर क्या होगा। देखो अगर मैं आपको इसमें बोल दूं कि इसमें इस बॉडी में एक एक्सिस ड्रॉ करके बताओ, तो जाहिर सी बात है आप पहला काम क्या करोगे, ऐसे क्या करोगे, बॉडी के बिल्कुल बीच में से एक्सिस ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या किया आपने, एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब सिंपल सी बात है, जो भी बोन्स इस एक्सिस को टच करेंगी, मैंने क्या बोला, जो भी बोन्स इस बॉडी के एक्सिस को टच करेंगी उसको डाल दो एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल में देखो अब बिल्कुल सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जो अपनी खोपड़ी की सिर वाली बोन्स है सारी किस में आ जाएंगी, अपनी फेशियल है, क्रेनियम है, सारी एक्सियल में आ जाएंगी। और क्या है, इधर अपनी क्या होगी, बीच में यहां स्टर्नम होगी, यहां रिब्स होंगी, वो भी सारी किस में आ जाएंगी, एक्सियल में। और कमर वाली साइड बात करें तो अपनी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी, वो भी क्या आ जाएगी, अपनी एक्सियल में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर है एक्सियल स्केलेटन अपना। अब समझते हैं अपेंडिकुलर को। देखो मेनली देखो होता क्या है, अपेंडेजेस क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखो मान लो कोई भी बॉडी है ना दुनिया में, ये कोई भी बॉडी है और इससे साइड में मान लो ऐसे निकले हुए हैं, साइड में मान लो ऐसे निकले हुए हैं, इसके हाथ पैर जो भी निकले हुए हैं। ठीक है, तो मेन बॉडी से ऐसे जो भी स्ट्रक्चर निकलती है ना उसको हम बोलते हैं अपेंडेजेस, बोलते हैं अपेंडेजेस, है ना। तो इसीलिए जो अपने हाथ हैं ये क्या है, अपने अपेंडेजेस हैं, ये पैर हैं अपने अपेंडेजेस हैं। तो ये सारे आ जाएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। बट यहां पे चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो यहां पे अपना क्या बनेगा, शोल्डर जॉइंट सा बनेगा, यहां भी अपना शोल्डर जॉइंट सा बनेगा, यहां अपना हिप जॉइंट सा बनेगा, यहां अपना हिप जॉइंट सा बनेगा। ठीक है, अब यहां शोल्डर वाली पोजीशन पे जो बनता है उसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गडल। बेसिकली हम देखेंगे कि पेक्टोरल गडल में आगे देखेंगे डिटेल में कि क्या होता है। यहां अपना बना पेक्टोरल गडल, और यहां हिप वाले जॉइंट में जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, पेल्विक गडल।
उसको हम बोलते हैं पेल्विक गिडल। हाँ, हम आगे जाके देखेंगे कि पेक्टोरल गिडल कौन सी बोन्स बनाती है और पेल्विक गिडल कौन सी बनाते हैं, ठीक है। और ये अपना देखो, ये अपना क्या हो जाएगा, देखो हाथ अपने आगे वाली साइड माने जाते हैं, आगे वाली साइड मतलब फोर, और हाथ है तो इनको क्या बोल देंगे, लिम्ब बोल देंगे ना, लिम्ब है ना अपना, ये भी अपना क्या हो जाएगा, फोर लिम्ब। और पैर अपने पीछे वाली साइड माने जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना हाइंड लिम्ब, ये भी अपना हाइंड लिम्ब, ठीक है। अब देखो क्या मैं बोल सकता हूं, एक बात मैं बोल सकता हूं कि जो अपने गडल्स हैं, ये अपना पेक्टोरल गडल, ये अपना पेल्विक गडल, जो अपने गडल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लिम्ब्स को क्या जोड़ रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ रहे हैं ना। गडल्स क्या कर रहे हैं, लिम्ब्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ रहे हैं। इधर भी सेम बात है कि ये पेल्विक गडल है, ये लिम्ब्स को क्या कर रहा है, एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ रहा है। ये एक बात एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है, ठीक है। और देखो अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में किस किस को काउंट कर रहे हैं, है ना। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्ब्स तो काउंट होंगे ही होंगे, लिम्ब्स तो काउंट होंगे ही होंगे, और उसके साथ अपने गडल्स भी काउंट होंगे, उसके साथ अपने गडल्स भी काउंट होंगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आएगा, पेक्टोरल गडल प्लस फोर लिम्ब्स प्लस पेल्विक गडल प्लस हाइंड लिम्ब्स, और इसमें बोन्स कितनी आ जाएंगी अपनी 126, 126, ठीक है। अब बारी बारी से बात करेंगे, सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पे, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं एक्सियल स्केलेटन में कि इसमें 80 बोन्स कैसे कैसे मिलके बनती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सियल, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक्सियल स्केलेटन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हमारे पास है कौन सी, स्कल बोन्स, है ना। अपनी जो पूरी ये खोपड़ी है, अपनी ये खोपड़िया है जो पूरी, इसकी बात हम करने जा रहे हैं स्कल बोन्स की, है ना। अब स्कल बोन टोटल कितनी होती है, 22 होती है, अब 22 होती है। अब ये 22 कैसे कैसे बनी, 22 में जो 14 बोन्स हैं वो है अपनी फेशियल बोन, और 8 बोन है वो है अपनी क्रेनियम में, है ना। क्रेनियल बोन्स अपनी होगी। अब यहां पे क्रेनियम की बात करें तो यहां पे कौन सी 8 बोन हो जाएंगी अपने पास, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, स्फीनोइड, इथमोइड एंड ऑक्सीपिटल, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान दो क्रेनियल बोन्स में कि जो पैराइटल है और जो टेम्पोरल है वो कितनी है, 2 है, वो कितनी है, 2 है, और बाकी सारी क्या है, 1-1 है, बाकी सारी 1-1 है, ठीक है। अब देखो क्रेनियम की बोन्स को समझाने के लिए मैं ये एक रफ डायग्राम आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये अपनी खोपड़ी है, ये अपनी खोपड़ी है। अब खोपड़ी को समझते हैं, देखो खोपड़ी में जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड है वो है फ्रंट वाली साइड, आगे वाली साइड, मतलब ये अपना माथा है, ये अपना फोरहेड वाली साइड है, और ये अपनी पीछे वाली साइड है, बैक वाली साइड है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे अरेंज होते हैं, देखो फ्रंट में जो बोन होगी उसका नाम हो जाएगा फ्रंटल, जिसकी संख्या है कितनी, 1, है ना। ये फ्रंटल होगी जो 1 संख्या है, ठीक है। और सबसे पीछे जो होगी वो होगी अपनी ऑक्सीपिटल, जिसकी संख्या है 1। और जो टेम्पोरल बोन होगी, जो टेम्पोरल होंगी वो 2 होंगी, और कहां पे होंगी, वो कानों वाली साइड, जहां पे अपने कान होते हैं, ईयर्स होते हैं, उस वाली साइड होगी ना। कनपट्टी पे बोलते हैं ना, कनपट्टी पे थप्पड़ मारा, तो ये टेम्पोरल कनपट्टी पे होती है, ये साइड में 2 होती है, एक राइट साइड हो जाएगी, एक लेफ्ट साइड हो जाएगी। टेम्पोरल अपने पास 2 है, और यहां पे बीच में इधर अपनी बिल्कुल टॉप में इधर अपनी पैराइटल है ना, बिल्कुल पैराइटल है फ्रंटल के बाद, और पैराइटल की संख्या कितनी है, 2 है। एक राइट साइड हो जाएगी, एक लेफ्ट साइड हो जाएगी, है ना। तो संख्या देख लो, फ्रंटल कितनी है, 1 है, टेम्पोरल कितनी है, 2 है, पैराइटल भी कितनी है, 2 है, ऑक्सीपिटल 1 है, ठीक है। अब बची कौन सी, स्फीनोइड, इथमोइड, इसको मैं आगे जाके आपको समझा दूंगा, इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अपनी फेशियल बोन्स की, कि फेशियल 14 बोन्स कौन सी है, नेजल है, इंफीरियर नेजल है, मैक्सिला है, मैंडिबल है, वोमर है, जाइगोमेटिक है, पेलेटाइन है, लेक्राइमल है, ठीक है। अब खास बात यहां पे बता दूं कि मैंडिबल और वोमर जो है वो सिर्फ एक है, बाकी सारी कितनी है, 2 है, ठीक है। ये बात यहां पे याद रखना। देखो इसमें क्या था, पैराइटल और टेम्पोरल क्या थी, 2 थी, बाकी सारी 1-1 थी, और इसमें क्या है, मैंडिबल और वोमर 1-1 है, बाकी सारी 2-2 है, ठीक है। और एक कॉमन सी बात है कि मैक्सिला अपना क्या होता है, अपर जो, और मैंडिबल अपना क्या बनाता है, लोअर जो बनाता है, लोअर जो, ठीक है। अब एनसीईआरटी का हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, बाकी की जो बोन रहेगी, बाकी की देखो, इसमें सारी बोन पकड़ो, अब सारी बोन पकड़ो, देखो
फ्रंटल बोन, फ्रंटल हम कर चुके हैं कि सबसे आगे होगी। देखो इस वाले डायग्राम में देखो, फ्रंटल क्या थी, अपनी माथे वाली साइड जो सबसे आगे होगी, ठीक है। फिर उसके पीछे है अपनी पैराइटल बोन्स, ये अपनी पैराइटल आगे। फिर सबसे पीछे अपनी आ जाएगी, देखो ये सबसे पीछे कौन सी थी, अपनी ऑक्सीपिटल बोन आ जाएगी, ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। ऑक्सीपिटल कोंडाइल को अभी होल्ड पे रख लो। और टेम्पोरल अपनी कानपट्टी पे आ रही थी, साइड में आ रही थी, ये टेम्पोरल थी, कानपट्टी पे आ रही थी, साइड में आ गई थी, टेम्पोरल होगी, ठीक है। फ्रंटल हो चुकी है, पैराइटल हो चुकी है, टेम्पोरल हो चुकी है, ऑक्सीपिटल हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये अपनी नाक में कौन सी आ जाएगी, नेजल आ जाएगी, नेजल आ जाएगी ना, नाक में अपनी आ जाएगी, नेजल आ जाएगी, ठीक है। और मैक्सिला क्या बनाएगी, अपना अपर जो बनाएगी, और मैंडिबल क्या बनाएगी, अपना लोअर जो बनाएगी। हायोइड बोन को अभी होल्ड पे रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक बार फिर से कर लेते हैं। मैक्सिला अपना क्या बनाएगी, अपर जो बनाएगी, और मैंडिबल अपना क्या बनाएगी, लोअर जो बनाएगी, है ना। नेजल अपनी नाक में होगी, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब यहां पे ये चीजें तो सब आसानी से कर लेंगे जो मैंने बताई है। अब कंफ्यूजन किसमें होती है, कंफ्यूजन होगी आपको इसमें, यानी स्फीनोइड में, और किसमें, इसमें इथमोइड में, और किसमें, लैक्राइमल में, और एक होगी जाइगोमेटिक में। इनमें अपने को कंफ्यूजन होगी, किसमें, स्फीनोइड में कंफ्यूजन होगी, इथमोइड में कंफ्यूजन होगी, लैक्राइमल में कंफ्यूजन होगी, और जाइगोमेटिक में अपने को कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, सिंपल सी ट्रिक। देखो जहां मेरा जो होम टाउन है ना वो है सोनीपत, मेरा जो होम टाउन है वो है सोनीपत। तो इसको एनसीईआरटी के डायग्राम को याद करने की एक ट्रिक याद रखना कि सोनीपत की जेल की हम बात कर रहे हैं, सोनीपत की जेल की हम बात कर रहे हैं, सोनीपत की जेल, ठीक है। एस से स्फीनोइड, जेड से जाइगोमेटिक, ई से इथमोइड, एल से लैक्राइमल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अंदर से चलना है बाहर की साइड, अंदर से चलना है बाहर की साइड। तो सबसे अंदर जो बोन आएगी वो है अपनी स्फीनोइड, फिर उसके बाद जो आई वो है अपनी क्या, जेड से अपनी जाइगोमेटिक, फिर कौन सी आएगी, अपनी ये वाली इथमोइड, फिर लास्ट में आएगी अपनी लैक्राइमल। एक फ्लो अपने को याद हो गया, स्फीनोइड, जाइगोमेटिक, इथमोइड, लैक्राइमल। याद कैसे किया, सोनीपत की जेल, सोनीपत की जेल, ठीक है। बाकी सारी तो अपनी हो चुकी थी, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ऑक्सीपिटल कोंडाइल क्या होता है। देखो जाहिर सी बात है, यहां पे अपनी क्या आएगी, रीढ़ की हड्डी आएगी, ऐसे है ना, वर्टिब्री कॉलम आएगी, रीढ़ की हड्डी आएगी। अब ये रीढ़ की हड्डी इस खोपड़िया में कहीं तो अटैच होगी, कहीं तो अटैच होगी। तो ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर, ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर क्या होती है, दो, एक तरीके से बोलो कि दो प्लेटफॉर्म होते हैं, दो प्लेटफॉर्म होते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल कोंडाइल बोलते हैं। और इन्हीं ऑक्सीपिटल कोंडाइल की हेल्प से अपनी वर्टिब्री कॉलम जो है वो अपनी खोपड़िया के साथ, स्कल के साथ अटैच होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर यहां पे दो क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म से लगे होते हैं, दो स्ट्रक्चर सी लगी होती है। अब ये स्ट्रक्चर किस काम आएंगी कि जो अपनी नीचे वर्टिब्री कॉलम आनी है वो यहां स्कल के साथ जुड़ जाएगी, है ना। एक तरीके से पूरा सिस्टम बन गया ना कि जुड़ा जुड़ा है ना, एक तरीके से स्पोर्ट फ्रेमवर्क हो ना, पूरी सपोर्ट मिल रही है हमको, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यहां पे दो अपने पास कोंडाइल कितने हैं, दो कोंडाइल है, इसीलिए स्कल को क्या बोल देते हैं, अपने को डाइकोंडाइलिक स्कल, है ना। अपने पास कोंडाइल कितने हैं, दो हैं, तो इसीलिए बोल देंगे डाइकोंडाइलिक स्कल। एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है ये चीज, डाइकोंडाइलिक, देखो ये लिखा हुआ है डाइकोंडाइलिक स्कल, ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हो रही है ना। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपनी क्या है, अपनी क्रेनियम, उल्टा हो गया यार, इसको सीधा करते हैं, ठीक है। अपनी क्रेनियम 8 बोन क्लियर हो चुकी है, अपनी फेशियल क्लियर हो चुकी है। एक एक बोन को भी हमने कर दिया कि जाइगोमेटिक कहां, इथमोइड कहां, लैक्राइमल कहां, फ्रंटल कहां, टेम्पोरल कहां, है ना। और हमने एक इस बेहतरीन डायग्राम की भी मदद ली थी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब हमें बढ़ना पड़ेगा आगे। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ईयर ऑसिकल्स के बारे में, ठीक है। ये क्या होती है, देखो कान की जो ईयर की बोन्स होती हैं वो साइज में बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसीलिए उनको ऑसिकल्स बोला जाता है, ऑसिकल्स, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स। तो इनकी संख्या कितनी होगी, टोटल 6 होगी, है ना। जाहिर सी बात है 3 किसमें होगी, अपनी राइट साइड वाले कान में, और 3 होगी अपनी लेफ्ट साइड वाले कान में। और कौन सी होती है, मैलियस इनकस स्टेपिस, है ना। तीनों क्या होंगी, 2-2-2, यानी एक होगी लेफ्ट में, एक होगी राइट में, एक होगी लेफ्ट में, एक होगी राइट में, एक होगी लेफ्ट में, एक होगी राइट में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। टोटल 6 बोन्स ये अपनी हो चुकी है। अब बात करते हैं हायोइड बोन की।
ओके, अब हायोइड बोन यहां पे देखो, ये रही अपनी हायोइड बोन, ये अपनी हायोइड बोन है, ठीक है, ये अपनी हायोइड बोन है। कैसी दिखाई दे रही है? ये यू शेप दिखाई दे रही है। ये कैसी दिखाई दे रही है? यू शेप दिखाई दे रही है। तो हायोइड बोन की संख्या की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक होती है, एक होती है। और शेप कैसी है इसकी? यू शेप है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और प्रेजेंट कहां है? बेस ऑफ बक्कल कैविटी। देखने से ही पता लग रहा है कि बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट है। सारी चीजें अपने आप बन रही है, सारी चीजें अपने आप बन रही हैं। अब देखो वर्टिब्री कॉलम की बात करें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी ना। वर्टिब्री कॉलम बेसिकली क्या है? अपनी रीढ़ की हड्डी है ना। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो हमने क्या बात की थी, मान लो ये अपनी खोपड़िया है, ये अपनी खोपड़िया है ना। ये मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं कि यहां ऐसे आएगी अपनी क्या, ये रीढ़ की हड्डी अपनी आ रही है, ये रीढ़ की हड्डी, ये अपनी खोपड़ी है ना, ये पीछे से ऐसे कनेक्टेड है। और हमने क्या बात की थी कि यहां पे आगे वाली साइड खोपड़ी में क्या होगी? फ्रंटल बोन होगी है ना। फिर ये साइड में क्या आ रही थी? अपनी टेम्पोरल, टेम्पोरल, यहां अपनी पैराइटल, पैराइटल आ रही थी। और पीछे अपनी ऑसिपिटल बोन आ रही थी, ऑसिपिटल बोन आ रही थी। और हमने क्या बात करी थी कि ऑसिपिटल बोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑसिपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होते हैं, ऑसिपिटल कोंडाइल, ठीक है। अब इस ऑसिपिटल कोंडाइल से क्या है? अपना पहला वर्टिब्री अटैच होता है ना, पहला वर्टिब्री इनसे अटैच है। फिर अपना दूसरा वर्टिब्री, फिर ऐसे बहुत सारे वर्टिब्री मिलके अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी बना देंगे, ठीक है। ये पूरा समझ गए कि ये अपना स्कल है, खोपड़ी है, फिर उससे ऐसे अटैच है, ठीक है। तो एक चीज तो ये बोल सकते हैं कि ये यहां स्कल से अटैच है वर्टिब्री कॉलम। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये क्या कर रही है? स्कल को एक तरीके से सपोर्ट है ना, उसको सहारा दे रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है अपनी रीढ़ की हड्डी, है ना। और जाहिर सी बात है और क्या काम करेगी रीढ़ की हड्डी? और क्या काम करेगी? अपनी जो यहां पे मान लो यहां पे अपना चेस्ट रीजन आ जाएगा, वहां से जो रिब्स आएंगी वो अपनी वर्टिब्री कॉलम से जुड़ी हुई होती है, रिब्स से जुड़ने का भी काम करती है। और क्या है? बॉडी में बहुत सारी मसल्स होंगी, ये मसल्स से भी जुड़ने का काम करेगी, ठीक है। मैंने क्या क्या गिनवाया? एक तो इसको स्कल को, अपने को खोपड़ी को, अपने भेजे को, दिमाग को इधर पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और क्या मैंने बताया कि ये यहां से अपनी मान लो यहां चेस्ट रीजन आ जाएगा ना बॉडी में, तो ये है रिब्स भी इससे जुड़ रही हैं, दूसरा काम। और क्या है? इससे मसल्स भी जुड़ी हैं। और क्या? सिंपल सी बात है, पूरी बॉडी को भी ये अपना एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ना। रीढ़ की हड्डी अगर किसी की टूट जाती है तो वो बंदा बैठ भी नहीं सकता, खड़ा होने की तो दूर की बात है, वो ढंग से बैठ भी नहीं सकता, गिर जाएगा, ठीक है। इतनी बातें अपने को समझ आती हैं, इतनी बातें समझ आती हैं, ठीक है। अब एक बेसिक सी चीज यहां देखो, बेसिक सी चीज देखो कि स्कल के अंदर अपना क्या होता है? स्कल के अंदर अपना होता है ब्रेन, स्कल के अंदर होता है अपना ब्रेन होता है। और ब्रेन से यहां से क्या आएगी? फिर अपनी क्या आएगी? अपनी स्पाइनल कोड आएगी, है ना। ब्रेन से ऐसे आएगी अपनी स्पाइनल कोड, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वर्टिब्री कॉलम जो है अपनी स्पाइनल कोड को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है ना। बेसिकली होता क्या है? वर्टिब्री के बीच में ऐसे क्या होता है? देखो मान लो ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री, एक रफ डायग्राम बता रहा हूं, ये वर्टिब्री है कोई, और इसके बीच में ऐसे खाली स्पेस होता है, खाली स्पेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल। और इसी न्यूरल कैनाल के बीच से ये अपनी स्पाइनल कोड जाती है ना, ऐसे जाएगी। हर वर्टिब्री कॉलम के बीच में ये स्पेस है, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक सी चीजें देख ली वर्टिब्री कॉलम के बारे में। अब ये होते कितने हैं वो हम देख लेते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है अपने पास सर्वाइकल, फिर आएंगे अपने पास थोरेसिक, फिर आएंगे अपने पास लंबर, फिर सैक्रम, फिर कॉक्सिस आएगा अपने पास, ठीक है। तो सर्वाइकल अपने पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। और थोरेसिक होते हैं अपने पास 12, लंबर होते हैं अपने पास 5, और सैक्रम होता है अपने पास 1, और कॉक्सिस भी 1 है। बेसिकली क्या है? सैक्रम और कॉक्सिस है ना, कई बोन के फ्यूजन से बनते हैं ना, तो एक ही काउंट होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अपने पास 26 हो जाएंगे। ये बातें क्लियर है, ठीक है। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट करनी पड़ेगी। देखो जो पहला सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, उसका नाम होता है एटलस, है ना, सर्वाइकल। देखो बेसिकली क्या है? सबसे पहले आएगा अपना, देखो ये सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम, फिर कॉक्सिस, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एटलस जो है वो स्कल, है ना, अपने जो स्कल में बाइंड कर रहा था अपने ऑसिपिटल कोंडाइल के साथ, तो वो कौन करेगा? एटलस करेगा। क्यों? क्योंकि ये पहला
सर्वाइकल वर्टिब्री, और सर्वाइकल वर्टिब्री सबसे ऊपर होंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट यहां पे बता दूं कि दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्री क्या नाम होता है, एक्सिस होता है, उसका नाम क्या होता है, एक्सिस होता है। इससे ज्यादा पूछे भी नहीं जाएंगे, पहला और दूसरा ही आपको याद रखना है, पहला सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस है और दूसरा है अपना एक्सिस, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है। अब देखो ये रिब्स की कंफ्यूजन देख लेते हैं कि ट्रू रिब्स क्या होती है, फॉल्स रिब्स क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है। देखो ट्रू रिब्स क्या होती है, देखो सिंपल सा एक चीज समझो, ये अपनी चेस्ट वाली साइड है, चेस्ट वाली साइड में बीच में क्या होगा, ये स्टर्नम होगी, स्टर्नम, और ये अपनी बैक वाली साइड है, पीछे पीछे क्या होगी, ये पूरी पीछे, ये पूरी जाएगी क्या, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और ये क्या है, अपनी रिब्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेवन पेयर जो रिब्स होती है वो आगे वाली साइड किससे कनेक्टेड है, स्टर्नम से कनेक्टेड है, और पीछे वाली साइड किससे कनेक्टेड है, अपने वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, है ना, आगे स्टर्नम से पीछे वर्टिब्रल कॉलम, है ना, अपना बेसिक रूल ये फॉलो कर रही है। और इनको हम, मैं बोल सकता हूं ना, क्या बोल सकते हैं कि वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्रो मतलब वर्टिब्रल मतलब पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, स्टर्नल मतलब ये स्टर्नम से, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, है ना, ये ट्रू रिब्स है अपनी। और फॉल्स रिब्स में क्या होगा, देखो पीछे पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्टेड है, 8th 9th और 10th पेयर होती है अपनी फॉल्स रिब, देखो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, पर आगे आगे ये स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये किससे कनेक्टेड है, ये सेवंथ रिब्स से कनेक्टेड है, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू, है ना, कार्टिलेज के थ्रू। तो इसकी क्या हो जाएगी, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्टिब्रोकोंड्रल, वर्टिब्रो मतलब वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, और आगे हाइलिन कार्टेज के थ्रू 7th से कनेक्टेड है, तो कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज होगा कोंड्रल, वर्टिब्रोकोंड्रल, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। और 11th और 12th होती है अपनी फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या है, सिंपली ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्टेड है, बट आगे ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल हवा में है, ठीक है। इसीलिए इनको बोल दिया फ्लोटिंग रिब्स, और ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, और इनके लिए फिर वर्ड यूज होता है वर्टिब्रल रिब्स, ठीक है। अब देखो हम अपना एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट कर चुके हैं, और एक्सियल स्केलेटन में बोन्स कितनी देखी थी हमने, 80 बोन्स से 80 बोन्स देखी थी। अब दूसरा अपने पास बचता है क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें कितनी बोन्स होती है, 126 यानी 126 बोन। तो एक्सियल में 80 बोन्स, इसमें 126 बोन्स, टोटल कितनी हो जाएंगी अपनी, 206 हड्डियां हो जाएंगी अपने पूरे शरीर में, ठीक है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आएगा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अपने गडल्स आएंगे और अपने लिम्स आएंगे। अब गडल्स भी अपने पास दो टाइप के, एक पेक्टोरल गडल कहां होगा, अपने शोल्डर के पास, और दूसरा है अपना पेल्विक गडल जो होगा अपने हिप के पास, ठीक है। अब पेक्टोरल गडल में बोन्स कौन सी होंगी, स्कैपुला होगी और क्लेविकल होगी। अब इनकी संख्या कितनी है, दो ये है ना। ये तो देखो सिंपल पूरा, इस पूरे आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है इसमें पूरा बता दूं कि दो कैसे लिखा हुआ है कि स्कैपुला एक अपने राइट शोल्डर में होगी, एक लेफ्ट शोल्डर में, क्लेविकल भी एक बॉडी के राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, है ना। सेम कोई भी बोन उठा लो, मान लो रेडियस बोन है तो एक बॉडी के राइट साइड एक लेफ्ट साइड, इस तरीके से दो बन रही है, ठीक है। तो अब देखो पेल्विक गडल की बात करें तो इसमें दो बोन होंगी, कौन सी कोक्सल बोन होंगी दो, एक बॉडी के लेफ्ट साइड एक बॉडी के राइट साइड, ठीक है। और इधर लिम्स की बात करें तो लिम्स में अपने पास आ जाएंगे फोर लिम्ब क्या माने, अपने हाथ आ जाएंगे, अपने हैंड्स, और हाइंड लिम्ब यानी अपने पैर आ जाएंगे, अपने पैर, ठीक है। अब फोर लिम्स की बोन्स की बात करें तो कौन सी होगी, ह्यूमरस होगी, रेडियस होगी, अल्ना होगी, कार्पल्स, मेटाकार्पस, फेलेंजिस। देखो मैं डायग्राम की हेल्प से सब कुछ समझाऊंगा, ये कैसे बना, टेंशन मत लो। यहां पे सिर्फ हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, इनकी संख्या देख रहे हैं, ठीक है। अब इनकी संख्या देखो, ह्यूमरस की 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल्स कितने 16, मेटाकार्पल्स 10 और फेलेंजिस 28 है, ठीक है। अब देखो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना सबको याद रह जाती है, तो जो चीज भूलेगी वो है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। और इधर हाइंड लिम्ब यानी पैर की बात करें तो ये अपना फीमर आ जाएगी, ये पटेला, टिबिया, फिबुला, सारी कितनी है, 2 है ना। दो कैसे हैं, एक बॉडी के राइट साइड एक बॉडी के लेफ्ट साइड, है ना, एक अपने राइट लेग में होगी एक लेफ्ट लेग में, सिंपल सी बात है। फिर नेक्स्ट है देखो, यहां पे थे अपने कार्पल्स और हाइंड लिम्ब में अपने आ जाएंगे टार्सल
टार्सल्स आ जाएंगे, टार्सल है ना। इसमें भी अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो याद रखना टी फॉर टार्सल, टी फॉर टखना है ना। बोलते हैं ना हिंदी में टखने में चोट लगी, तो टखना कहां होता है? अपने पैर में होता है। तो टार्सल्स आ जाएंगे अपने हैंड लिम्ब में। फिर मेटाटार्सल, जैसे यहां मेटाकार्पल थे वैसे यहां मेटाटार्सल, और फिर आएंगे अपने फेलेंजिस। और नंबर का ध्यान रखना है, नंबर का यहां ध्यान रखना है, कंफ्यूजन कहां होगी। देखो कार्पल्स अपने कितने थे? 16 थे, बट टार्सल्स कितने होते हैं अपने? 14 होते हैं। यहां गड़बड़ी मत कर देना है ना, यही गड़बड़ी हो सकती है। मेटाकार्पल मेटाटार्सल सेम है 10-10, फेलेंजिस दोनों में सेम है 28-28, 28-28 है ना। एक ध्यान क्या रखेंगे, कार्पल्स अपने 16 है और टार्सल्स अपने 14 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये बोन्स अरेंजमेंट कैसी होती है, असल में ये बनते कैसे हैं। ठीक, अब देखो मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, ये एक हम इंसान बना लेते हैं। अभी हमें शोल्डर ही चाहिए, ये एक इंसान हमने बना लिया। ठीक है, तो इस इंसान का जो, अगर हम ऊपर वाली बात करें तो ये इस इंसान का क्या है? शोल्डर है, ये इस इंसान का शोल्डर है, और ये इस इंसान के हाथ है, ये इस इंसान का हाथ है। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। अब हम इसको समझ लेंगे कि शोल्डर कैसे कैसे बना, किस किस बोन से बना, और ये हाथ कैसे बना। हाँ, सिंपल सी बात है यार, एक ही साइड का देख लेंगे, दूसरी साइड का तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना। ये भी सेम ही तो होगा, बिल्कुल सिमिलर ही तो होगा। तो हम इस चीज को हम देख लेते हैं कि शोल्डर कैसे बनता है, फिर उससे नीचे हाथ कैसे बनता है ना। तो अब शोल्डर की मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो अपने पास क्या होती है, अपने पास एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है। आपने फील भी की होगी जब हम पीछे कमर में हाथ लेके जाते हैं ना ऊपर की तरफ, तो आपको ये फ्लैट ट्रायंगुलर बोन ऐसे हाथ से फील भी हो जाएगी, है ना। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? स्कैपुला। इसका नाम, इस बोन का नाम क्या है? स्कैपुला नाम है। और कैसी है ये? फ्लैट है, और कैसी है? शेप में थोड़ी थोड़ी ट्रायंगुलर सी है, ट्रायंगुलर सी है। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान रखना। स्कैपुला से क्या है? एक प्रोसेस निकली होती है। स्कैपुला से ऐसे एक प्रोसेस निकली होती है जिसका नाम क्या है? एक्रोमियन प्रोसेस। जिसका नाम क्या है? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब एक्रोमियन प्रोसेस से एक बोन आगे जुड़ी हुई है, एक बोन आगे जुड़ी हुई है, और इस बोन का नाम क्या होता है? क्लेविकल। इस बोन का नाम क्या होता है? क्लेविकल। ठीक है, अब कुछ मैं वर्ड आपको बता दूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉलर बोन कौन सी है, तो कॉलर बोन अपनी देखने से ही पता लग रहा है। देखो यहां इंसान की मुंडी आएगी ना, यहां मुंडी आएगी, ये एक शोल्डर बन गया उसका। ठीक है, तो कॉलर बोन कौन सी है? अपनी क्लेविकल है ना। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर शोल्डर ब्लेड किसको बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड। तो ब्लेड नाम में आ रहा है ब्लेड, तो जाहिर सी बात है ये फ्लैट बोन जो होगी ये अपनी ब्लेड जैसी है, तो ये अपना शोल्डर ब्लेड। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब क्या होगा? स्कैपुला में यहां क्या होती है? एक कैविटी प्रेजेंट होती है। स्कैपुला में यहां एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट है। अब ग्लिनोइड कैविटी में क्या होगा? अपनी कौन सी बोन लगी होगी? ह्यूमरस लगी होगी। देखो याद करो, ये चार्ट याद करो, अपनी फोर लिम्ब अपना शुरू हो गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ये सब आएगा। ठीक है, तो ये बोन कौन सी लगी हुई है? अपनी ह्यूमरस लगी हुई है, ये अपनी है ह्यूमरस। ठीक है, अब ह्यूमरस से नीचे जब चलेंगे तो अपने को दो बोन मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी? रेडियस एंड अल्ना। दो बोन मिलेंगी, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, अब रेडियस एंड अल्ना से नीचे जब जाएंगे तो अपने को क्या मिलेंगे? अपने को मिलेंगे कार्पल्स। अपने को मिलेंगे कार्पल्स। अब कार्पल से नीचे जब जाएंगे तो अपने को क्या मिलेंगे? मेटाकार्पल्स। अपने को क्या मिलेंगे? मेटाकार्पल्स। अब मेटाकार्पल से नीचे जब हम जाएंगे तो अपने को क्या मिलेंगे? फेलेंजिस मिलेंगे। अपने को क्या मिलेंगे? ये अपने हैं फेलेंजिस। ये अपने हैं फेलेंजिस। ठीक है, अब आप पूरा चार्ट देख लो कि कैसे कैसे अपना शोल्डर बना। यहां इंसान की मुंडी है और ये उसका एक साइड का शोल्डर बना है। ये कमर में आपको दिखता है ना पीछे से, ये वो फ्लैट बोन है स्कैपुला, ये कॉलर बोन है क्लेविकल। फिर स्कैपुला में क्या है? एक प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस, जिससे अपनी क्लेविकल लगी हुई है। ठीक है, और क्या है? स्कैपुला में एक कैविटी प्रेजेंट है, ग्लिनोइड कैविटी, और इस कैविटी में कौन सी बोन फिट होती है? अपनी ह्यूमरस फिट हो जाती है ना।
ह्यूमरस बेसिकली ये क्या है, अपना बाइसेप वाला चीज है। और ये अपना नीचे आ गई रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना से नीचे आई कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, फिर फेलेंजिस। बिल्कुल यही पैटर्न चल रहा है, ह्यूमरस फिर रेडियस एंड अल्ना, फिर कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, फिर फेलेंजिस। तो ये अपना हाथ पूरा हो चुका है ना। और यहां पे गडल्स की बात करें तो यहां पे अगर आपको पेक्टोरल गडल पूछ लिया जाए, पेक्टोरल गडल, तो अपना पेक्टोरल गडल पूरा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये अपना पूरा क्या बन गया, पेक्टोरल गडल बन चुका है ना। और ये क्या बन चुका है, अपना फोर लिम्ब बन चुका है। ये अपना क्या है, फोर लिम्ब है। और ये अपना पेक्टोरल। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे हाइंड लिम्ब की। अब हम किसकी बात करेंगे, हाइंड लिम्ब की बात करने जा रहे हैं। हाइंड लिम्ब की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली देखो कोक्सल बोन होती है हाइंड लिम्ब में। ये देखो पहले पेल्विक गडल बनाना पड़ेगा। कोक्सल बोन होती है हमारे पास दो, उसको थोड़ा समझते हैं। डायग्राम यार थोड़ा बेकार बन जाए तो थोड़ा संभाल लेना, थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। कोक्सल बोन बनाने की कोशिश की जा रही है, बेकार बन क्या जाए, बेकार बन ही गया, पर फिर भी इसको संभाल लेना आप थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है ये मैं बता दूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी डिवीजन मार लो, हल्की सी डिवीजन मार लो। और यहाँ से भी ऐसे होती है, यहाँ से भी ऐसे होती है, ये यहां से भी ऐसे होती है। ये बेसिक सा थोड़ा यार संभाल लेना इस डायग्राम को, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी कोक्सल बोन है। कोक्सल बोन है, कैसे है कोक्सल बोन, देखो यहां से मैं डिवाइड कर देता हूं, मान लो बॉडी को डिवाइड कर देता हूं। ये बॉडी की मान लो राइट साइड है, ये बॉडी की लेफ्ट साइड है ना। बिल्कुल सिंपल बातें हैं। अब यहां कोक्सल बोन कितनी होनी चाहिए अपने पास, दो होनी चाहिए, दो कोक्सल बोन। तो एक अपने पास ये हो गई, एक अपने पास ये हो गई, एक अपने पास ये हो गई, दो कोक्सल बोन है। हाँ, अब कोक्सल बोन की खासियत क्या है कि एक कोक्सल बोन क्या है, तीन बोन्स के फ्यूजन से मिलके बनी है। तीन बोन्स के फ्यूजन से कौन सी बोन, इलियम और किससे, इलियम, इस्चियम और ये अपनी प्यूबिस, ठीक है। कौन सी से, इलियम और ये अपनी इस्चियम और ये अपनी क्या हो जाएगी, प्यूबिस हो जाएगी, ठीक है। हर एक कोक्सल बोन की बात करें तो वो तीन बोन के फ्यूजन से बनी है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अब ये तीनों बोन फ्यूज हो चुकी हैं तो काउंटिंग में कितनी आएगी, काउंटिंग में ये पूरी एक बोन आएगी, काउंटिंग में ये पूरी एक बोन आएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि टोटल कोक्सल बोन कितनी है अपने पास, सिर्फ दो है, ठीक है। एक और बात यहां पे जरूरी आप देख लो कि यहां पे ये प्यूबिस जो है यहां पे कार्टिलेज की मदद से जुड़ रही है, कार्टिलेज की मदद से जुड़ रही है। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, प्यूबिक सिम्फायोसिस। प्यूबिक सिम्फायोसिस इसको हम बोल देते हैं। प्यूबिक मतलब प्यूबिस बोन है, सिम्फायोसिस मतलब जुड़ रही है। बेसिकली ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब पैर कैसे बनेगा अपना, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब पैर कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। ये मैं पूरा मिटा देता हूं, अपने को अपना पैर चाहिए। तो ये अपनी कोक्सल बोन्स हैं दो, ठीक है। अब हमें पैर बनाना कि पैर कैसे बनेगा, मैं एक साइड ही बना दूंगा, सिंपल सी बात है, दूसरी साइड सिमिलर तरीके से होगा, ठीक है। अब यहां पे कौन सी कैविटी होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है कोक्सल बोन में, जिसका नाम क्या होता है, एसिटाबुलम, जिसका नाम क्या होता है, एसिटाबुलम। अब एक मेरी बात याद करो कि हम जब फोर लिम्ब में बात कर रहे थे तो स्कैपुला में कौन सी कैविटी थी, स्कैपुला में कैविटी थी ग्लिनोइड कैविटी, और यहां कौन सी कैविटी है, एसिटाबुलम कैविटी है। अब एसिटाबुलम कैविटी के साथ कौन सी बोन यहां लगी होगी, अपनी फीमर। कौन सी बोन लगी होगी, अपनी फीमर लगी होगी। अब फीमर से नीचे अपनी दो बोन्स लगी होंगी, कौन सी, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। और टिबिया फिबुला से नीचे जाएंगे तो अपने क्या लगे होंगे, अपने क्या लगे होंगे, टार्सल्स लगे होंगे, अपने टार्सल्स लगे होंगे। और टार्सल्स से नीचे जब जाएंगे तो क्या लगे होंगे, मेटाटार्सल लगे होंगे। क्या लगे होंगे, मेटाटार्सल लगे होंगे। और मेटाटार्सल से जब नीचे जाएंगे तो क्या लगे होंगे, अपने फेलेंजिस। बिल्कुल फोर लिम्ब के जैसे ही जा रहे हैं, अपने फेलेंजिस। ये अपने क्या हो गए, अपने फेलेंजिस हो गए, ठीक है। अब ये पैटर्न पकड़ो आप, ये पैटर्न पकड़ो कि ये अपना थे क्या, पेल्विक गडल, तो ये हो गया कोक्सल बोन। फिर हैंड लिम्ब में अपनी ये आई, अपनी फीमर जो अपनी थाई में है, और ये फिर पटेला, और पटेला कहां होगी, अपने घुटने में होगी, जाहिर सी बात है यहां पे होगी,
ठीक है, यहां पे होगी। और फिर है अपने टिबिया एंड फिबुला, और फिर है अपने टार्सल्स, फिर अपने है मेटाटार्सल्स, फिर अपने फेलेंजेस। ठीक है, ये अपनी क्या है, पटेला है, घुटने में जो होती है, घुटने में अपने को फील भी होती है घुटने पे। ठीक है, तो ये था अपना पूरा हाइंड लिम्ब जिसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल क्लियर है। अपेंडिकुलर स्केलेटन भी अपना बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसकी, जॉइंट्स की बात करेंगे। अब देखो जॉइंट्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, जॉइंट्स है ना, फाइबरस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट, है ना, तीन टाइप के अपने पास जॉइंट्स हैं, फाइबरस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, देखो फाइबरस जॉइंट के बारे में याद रखना है कि डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, मतलब इसमें मूवमेंट अलाउ नहीं होगी, इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में क्या याद रखना है कि इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउड होती है, लिमिटेड मूवमेंट अलाउड होती है। और साइनोवियल जॉइंट्स में बहुत सारी मूवमेंट होती है, बहुत सारी मूवमेंट। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी नहीं, इसमें थोड़ी बहुत, इसमें बहुत सारी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतनी बात है। अब ये कहां पे है, इसके एग्जांपल क्या, देखो स्कल बोन्स में, इसके एग्जांपल क्या याद रखना है, स्कल बोन्स में ये होती है, स्कल बोन्स में फाइबरस जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, फाइबरस। ठीक है, अब फाइबरस है तो इसमें क्या प्रेजेंट हो गए, डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होगी, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। और कार्टिलेजिनस की बात करें तो ये कहां पे प्रेजेंट होगी, वर्टिब्री के बीच में ना, वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होंगे, है ना, लिमिटेड मूवमेंट इसमें। और साइनोवियल जॉइंट तो क्या है, साइनोवियल जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है ना। देखो दो बोन्स हैं, दो बोन्स हैं, मान लो आपस में कनेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में क्या होगा, कैविटी प्रेजेंट होगी जिसमें फ्लूइड फील्ड होगा। और ये जो भी है इनको हम याद करने की ट्रिक अब कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहले एक कॉमन सेंस की बात बताता हूं। मान लो ये कोई इंसान है और इसके मैंने ये ब्लैक कलर के जॉइंट्स बनाए हैं। ये शोल्डर जॉइंट्स हैं, ये एल्बो जॉइंट्स हैं, और ये हिप जॉइंट है, और ये नी जॉइंट है। तो यहां एक कॉमन सेंस की बात चलती है कि जो जॉइंट, जिस टाइप का जॉइंट शोल्डर में होगा उसी टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होगा हिप में, और जिस टाइप का जॉइंट एल्बो में होगा उसी टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होगा कहां, नीज में, है ना, क्लियर है। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो आपने जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग करते हुए देखा होगा। आपने बॉल से याद आएगा बॉलिंग, तो जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करता है तो आपने देखा होगा उसका हाथ कहां से मूव करता है, उसका हाथ कहां से मूव करता है, उसका हाथ यहां से मूव करता है, शोल्डर जॉइंट से। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट में शोल्डर याद आ गया, तो जो शोल्डर में होगा वही होगा कहां, हिप में। शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। देखो हिंज में हमें कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ हिंज का मतलब देखते हैं क्या होता है। देखो ये होता है हिंज, आपने दरवाजों में भी लगा हुआ देखा कैसे मुड़ता है, ये कैसे सीधा होता है। तो इसको देखते ही समझ आ जाएगा कि हिंज, हिंज टाइप का जॉइंट कहां होना चाहिए, एल्बो और नी में। एल्बो और नी बिल्कुल हिंज के जैसे मुड़ते हैं, सीधे होते हैं, तो एल्बो और नी में हो गया हिंज जॉइंट, कुछ भी याद नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, ए से एटलस, ए से एक्सिस, पी से पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट कहां होगा, एटलस और एक्सिस के बीच में, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखो, दो कार जहां भी होती है, देखो दो कार या रोड पे चल रही हैं या पार्किंग में खड़ी है, उन दोनों के बीच में गैप होना जरूरी है, नहीं तो आपस में टच होगी। मान लो रोड पे चल रही है, एक्सीडेंट हो जाएगा, पार्किंग में है, स्क्रैच हो जाएंगे। तो दो कार के बीच में गैप होना जरूरी है। तो दो कार का मतलब है दो कार्पल्स के बीच में होगा जी फॉर गैप, जी फॉर ग्लाइडिंग जॉइंट। कार्पल्स के बीच में होगा ग्लाइडिंग जॉइंट। अब लास्ट है सैडल जॉइंट। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, सैड सीएम, सैड मतलब उदास, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है उदास है, सैड सीएम। तो सीएम अगर सैड है तो वो अपनी फीलिंग्स कैसे बताएगा, ऐसे थम्स डाउन करके, ऐसे थम्स डाउन करके। तो सैडल जॉइंट कहां होगा, सी फॉर कार्पल, एम फॉर मेटाकार्पल के बीच में। और कहां पे होता है ये थम्स डाउन से याद आएगा, थंब के कार्पल मेटाकार्पल के बीच में होगा सैडल जॉइंट। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। देखो सबसे पहले मायस्थीनिया ग्रेविस। देखो यहां पे आपको कंफ्यूजन पक्का क्रिएट होने वाली है मायस्थीनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। सिंपल सा ऐसे याद रखना है, ये ऑटो इम्यून है, ये जेनेटिक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, इसमें पक्का कंफ्यूजन होने। ये मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है अपना जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है,
है। देखो मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, थकान, वीकनिंग, कमजोरी, पैरालिसिस, मतलब लकवा मार जाता है, सिंपल सी बात है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, अपना जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब टेटेनी में क्या होता है, टेटेनी में क्या होता है, रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इज मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अब यहाँ पे याद रखने लायक दो बातें हैं, टेटेनी का दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लो कैल्शियम, पहला क्वेश्चन लो कैल्शियम, दूसरा क्वेश्चन क्या है, रैपिड स्पाज्म, या जिसको हम वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रैपिड स्पाज्म या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, दो क्वेश्चन बनेंगे। अर्थराइटिस, देखो किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस आ जाए ना, आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब अर्थरोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ जॉइंट, अर्थरो मतलब जॉइंट्स, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो सिंपली इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, देखो ओ से याद रखना कि ओ फॉर ओल्ड, ओ फॉर ओल्ड मतलब ये क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है, देखो पोरोसिस मतलब ऐसे याद रखना ना, सिंपल सा है, पोरोसिस मतलब बोन में जैसे पोर हो रहे हैं ना, बोन कमजोर हो रही है, बोन का चाहे बोन मास डिक्रीज हो रहा है, उसमें पोर्स होते जा रहे हैं, है ना, ऐसे याद रखना। और उसमें पोर्स हो जाएंगे तो वो कमजोर हो जाएगी, तो फ्रैक्चर के चांस भी बढ़ जाएंगे। और ये क्यों होता है, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन कॉज। इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एज रिलेटेड है, मतलब जब कोई बूढ़ा होता जाएगा, उसकी एज बढ़ती जाएगी, बूढ़ा होता जाएगा, तो हार्मोन की भी उसमें कमी आने लग जाएगी, एस्ट्रोजन की कमी आने लग जाएगी। और गाउट में तो सिंपल सा है, वन वर्ड आंसर है, गाउट का वन वर्ड आंसर है यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड क्रिस्टल की क्या है, एक्यूमुलेशन हो जाती है, वो होता है अपना गाउट।